नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज बात ईरान की बात इसलिए क्योंकि बहुत कुछ डेवलपमेंट ईरान से है, अमेरिका से है, और इधर भारत में जो डेवलपमेंट है खासकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल में, वो आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर बढ़ाने के बीच, जी हां, सीज फायर को बढ़ाने यानी युद्ध विराम को बढ़ाने के बीच अब एक उम्मीद ये भी बंधी है कि जल्दी ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची कल रात इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनसे पहले सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद थे, ये बात बताई गई है। और वहीं अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भी पाकिस्तान रवाना कर दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं, उन्हें स्टैंड बाय में रखा गया है, यानी ज़रूरत पड़ी तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। आपको बता दूं कि पिछली बार स्टीव वेंस ही अमेरिका की तरफ से बात कर रहे थे और कहें तो वो लीड कर रहे थे अपने डेलीगेशन को। उन्हें अभी किनारे किया गया है। इस बार क्यों किनारे किया गया, ये समझ से परे है। वहीं ईरान ने भी संसद के संसद के ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ को इस बार शामिल नहीं किया इस डेलीगेशन में। आप देख लीजिए, आए हैं अब्बास अरागची लेकिन गालिबाफ नहीं आए हैं, जबकि गालिबाफ 11 और 12 अप्रैल को जो ईरान और अमेरिका के बीच पहली बातचीत हुई थी, इसी इस्लामाबाद में उस डेलीगेशन के प्रमुख थे कहें तो। गालिबाफ की जगह सईद जलीली को शामिल करने की बात हो रही है और जिन्हें ज़्यादा सख्त रुख वाला नेता माना जाता है। आपको बता दूं कि सईद जलीली ने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो मसूद पज़ेश्कियान से हार गए थे। मगर IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो ईरान की सेना है, उस IRGC में सईद जलीली का बहुत असर माना जाता है। एक दशक पहले पश्चिमी देशों और ईरान के बीच जो परमाणु हथियारों पर बातचीत हुई थी, सईद जलीली उसके वार्ताकार रहे हैं। परमाणु हथियार को लेकर उनका आक्रामक रुख रहा है शुरुआत से ही। इससे ये संकेत मिल रहा है कि ईरान के अंदर दो लाइनें चल रही हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो बातचीत को थोड़ा लचीला बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो सख्त रुख रखना चाहते हैं, खासकर परमाणु मुद्दे पर। ईरान हर तरह से वार्ता में अपना हाथ ऊपर रखकर ही शामिल होना चाहता है, ये तय है। जैसे व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे। अमेरिकी डेलीगेशन जो होगा वो पाकिस्तान में सीधे शांति वार्ता करेगा। लेकिन ईरान की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। मतलब अमेरिका जो कहेगा, जो चाहेगा, ईरान उसे मान लेगा। ऐसा नहीं है। अमेरिका अगर ऐसा मानता है, सोचता है, तो यह गलत सोचता है। ईरान का रुख अब भी सख्त है। यह संदेश इस्लामाबाद से अमेरिका और पूरी दुनिया को दिया जा चुका है। वैसे अब्बास अरागची पाकिस्तान के बाद रूस और ओमान की यात्रा पर जाएंगे। आपको पता है कि रूस की राजधानी मॉस्को और ओमान की राजधानी मस्कट, इन दोनों देशों की यात्रा पर, दोनों राजधानियों की यात्रा पर पाकिस्तान के बाद वो निकलेंगे, यानी इस्लामाबाद से निकलेंगे अब्बास अरागची। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद वो यानी इस्लामाबाद के बाद वो मॉस्को जाएंगे और मॉस्को से मस्कट जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तेहरान का करीबी सहयोगी माना जाता है और ओमान पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभा चुका है। आप जानते हैं कि जिनेवा में जो इन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता चल रही थी इस जंग से पहले, उसमें ओमान ही मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था। यानी अभी शांति वार्ता के अलावा भी कई और स्तरों पर, कई और लेवल पर समीकरण बन सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। इस बीच ईरान में हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। संघर्ष विराम के बीच तेहरान का मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट इमाम खुमैनी को फिर से खोल दिया गया है और उड़ानें दोबारा शुरू कर दी गई हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी एयरलाइंस की ये उड़ानें शनिवार को यानी आज इस्तांबुल और मस्कट के लिए रवाना हुई। आपको बता दूं कि ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब इस क्षेत्र में
सीज फायर लागू है। युद्ध के कारण कई हफ्तों से एयर ट्रैफिक प्रभावित था। एयर ट्रैफिक अधिकारियों ने कहा है कि धीरे धीरे और भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी ताकि हवाई सेवाएं सामान्य हो सकें। यानी कहीं न कहीं शांति की तरफ ये इशारे हैं। जो जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि अगर आप अपने एयर ट्रैफिक को खोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों देश और खासकर ईरान अब ये देख रहा है कि शांति की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की एक पोस्ट आई है जिसमें वो ईरान की जीत की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस पोस्ट में लिखा है कि 5 मई को तबास में अमेरिका की ऐतिहासिक पराजय की वर्षगांठ है, जहां ईश्वर की सर्वोच्चता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई थी। इस वर्ष भी ईश्वर की कृपा से दक्षिणी इस्फहान में एक और तबास जैसी घटना घटी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि तबास की रेत का ईश्वर ही इस भूमि के लोगों का रक्षक है। तबास की रेत का जो ईश्वर है वही इस भूमि का रक्षक है। मुझे आशा है कि ऐसी ऐतिहासिक पराजय विश्व की अहंकारी शक्तियों के लिए एक सबक साबित होंगी। इसी तरह का दावा ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई ने भी किया है। और एजेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिकी सेनाओं को इस्फहान और तबास में जो ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा था, वही हार अब फारस की खाड़ी के पानी में दोहराई जाएगी। एजेई ने कहा है कि अमेरिका को अब भी अपनी हार का गुस्सा है और वो ईरान पर फिर से हमले की कोशिश कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ईरानी सशस्त्र बल पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी अमेरिकी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दूं कि सीज फायर और शांति वार्ता की कोशिशों के बीच अमेरिका होर्मुज पर अड़ियल रवैया दिखा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि होर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल दुनिया के लिए जरूरी है और इस अहम रास्ते से अमेरिकी परमिशन के बिना कोई नहीं गुजर सकता। पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीट हेग्सेथ और उस दौरान उन्होंने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाज़ों पर लगी नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की योजना छोड़ नहीं देता। ये बात यहाँ पर हेग्सेथ कह रहे हैं साफ साफ। यानी एक दो बातें यहाँ पर देखिए पैरेलली चल रही हैं। एक तरफ हेग्सेथ हैं जो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं ईरान को, दूसरी तरफ ईरान में भी कुछ लोग हैं जो अमेरिका को डरा रहे हैं, और इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं शांति वार्ता करने के लिए। साथ ही उन्होंने यूरोप और एशिया के देशों यानी हेग्सेथ ने उस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वो इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं। यानी यूरोप और जो एशिया के ऐसे देश हैं वो भी दुश्मनी निकाल रहे हैं अमेरिका से, और तो अमेरिका बिना बात विवाद को खींच रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ये सब देख रहे हैं, लेकिन ईरान उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आज भी जो शांति वार्ता शुरू होती है या नहीं होती, या कल से धीरे धीरे विवाद की गुत्थी सुलझाने की कोशिश होंगी, इस पर भी नजरें रहेंगी। और इधर देश में थोड़ा आते हैं, ईरान में जो कुछ हो रहा है उसमें गुत्था बिल्कुल एक तरफ ईरान में भी कुछ लोग हैं जो शांति चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं चलो लड़ लेते हैं, मर जाएंगे लेकिन मार के मरेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका है, वो पता नहीं किस गुमान में है, जो समझ चुका है कि यहाँ ईरान में दाल नहीं गलने वाली है। परमाणु बम के अलावा आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, और परमाणु बम आप छोड़ नहीं सकते, ये भी तय है। परमाणु बम अगर आप गिरा दिए तो इसका मतलब है कि आप भी बर्बाद होंगे, और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये है। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं हिंदुस्तान में जैसे उधर एक तरफ ईरान और एक तरफ अमेरिका है, वैसे ही यहाँ पर भी एक तरफ आम आदमी पार्टी है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी में दल बदल पर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी दौर की वोटिंग से पहले एक दूसरे पर यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष पर हमले जो हैं तेज हो गए हैं। आज तो राहुल गांधी ने भी हुगली में रैली कर ली है। राहुल गांधी ने बीजेपी और टीएमसी दोनों पर खूब प्रहार किए हैं। वहीं टीएमसी ने बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया है। ये सारी चीजें हैं। तो किस तरह देश दुनिया में मची हुई है राजनीतिक हलचल, आज इसी पर चर्चा करेंगे। भारत की सियासत में कैसे भूचाल है, उधर ईरान ने कैसे अमेरिका को फंसा दिया है। जी हाँ, अमेरिका को ईरान ने कैसे फंसा दिया है, इसको थोड़ा सा और
यहाँ विस्तार से जाने की ज़रूरत है और भी तह तक जाने की ज़रूरत है। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। ईरान से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं आकिब जैदी साहब। आकिब जैदी साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इधर हिंदुस्तान में हमारे 3 साथी, आज एक अंतराल के बाद, एक गैप के बाद हमारे साथ अंशु नथानी जी जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, आपका स्वागत है। उधर कोलकाता से हमारे साथी प्रफुल्ल जी जुड़े हुए हैं। इधर तेज तर्रार, बिल्कुल धुआंधार बैटिंग करने वाले हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अखिल स्वामी जी, आपका स्वागत है। और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले ईरान चलते हैं, ईरान की बातें करते हैं, फिर हिंदुस्तान की बात भी करेंगे। हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ है, लेकिन हिंदुस्तान की गतिविधियां जो हैं वो इर्द गिर्द कुछ जगहों पर थोड़ा सा रुक जाती हैं। और लास्ट फेज का इलेक्शन है और उसको लेकर गहमा गहमी है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। लेकिन ईरान में क्या चल रहा है? ईरान में इलेक्शन नहीं है, मगर शांति स्थापित करने के लिए ईरान के कुछ लोग बाहर हैं और कुछ लोग अंदर हैं। यानी ईरान के कुछ नेता बाहर गए हुए हैं, जो आप देख चुके। अब्बास अरागची, अमेरिका और ईरान के बीच ये जो जंग है, आकिब जैदी साहब, ये जंग अब क्या, ये जो तस्वीरें हमारे आपके बीच आ रही हैं, इन तस्वीरों से हम ये माने कि अब ये जंग ख़त्म की ओर हैं और हम ईरान में और दुनिया में शांति बहाली की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? हम आने वाले समय में ऐसी खबरें हम देखेंगे, इसकी उम्मीद करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जंग ख़त्म के नज़दीक बढ़ रही है और शांति स्थापित होगी, इसकी मुझे बहुत उम्मीद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम उस चरण की में पहुंच चुके हैं। क्यों मुझे उम्मीद है कि जंग ख़त्म होगी और शांति और बल्कि अदल और इंसाफ भी कायम होगा? क्योंकि इस जंग में, जैसे कि आपके दर्शक जानते हैं अच्छी तरह से, इसमें जीत हो रही है यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, मकामी लोग हैं, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस है, उसको जीत हासिल हो रही है। अमेरिका इसराइल साम्राज्य को हार और परिजय का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए शांति भी होगी और वो शांति पायदार होगी, उसमें स्थिरता होगी लंबे अरसे तक। शांति के साथ तरक्की भी होगी, भाईचारा, दोस्ती सब होगी इस इलाके के अंदर। लेकिन क्या हम वहां पहुंच गए हैं? अभी जरा जल्दी है ये नतीजा लेना। वजह ये कि अभी देखिए, जो इस्लामाबाद में भी जो गए हैं, ईरान के जो विदेश मंत्री गए हैं, बहुत स्पष्ट अंदाज से ईरान की हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्लामाबाद हो या उसके बाद वो जाने वाले हैं मस्कत और मॉस्को, ये सब जो है उनका रेगुलर काम है, उससे मुताल्लिक है। इस सफर में कोई भी अमेरिका के साथ नेगोशिएशन नहीं है। यानी पिछली बार तो ये कहा जा रहा था अभी हम देखेंगे, शायद जाएं शायद ना जाएं। अब कह रहे हैं इस्लामाबाद गए हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन अमेरिका से नेगोशिएशन इस सफर में कम से कम नहीं होने वाला है। तो इस वक्त अगर अमेरिकन वहां पहुंच भी जाते हैं तो कम से कम उनकी ईरानियों से मुलाकात नहीं होने वाली। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? मेरे ख्याल में यहाँ पर यह हो रहा है कि ईरान और इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा अपनी ताकत और कुदरत का मुजाहरा कर रहा है। उसने 38 दिन की लड़ाई में, मैदान जंग में उसका मुजाहरा किया। फिर उसके बाद 14 दिन की एक सो कॉल्ड सीज़फायर रही, उसमें सियासी और डिप्लोमेटिक अंदाज से अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इस पूरे दौर उसके बाद भी अभी जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक तरफा सीज़फायर अमेरिका ने लगा दी। ईरान ने उस एक तरफा ऐलान का जवाब न देकर फिर मुजाहरा किया अपने कॉन्फिडेंस और ताकत का। इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है ये कहकर कि हम वहां सबसे मिलेंगे, अमेरिकन से नहीं मिलेंगे, इसमें और ताकत का मुजाहरा कर रहा है। सड़कों पर जो मुजाहरे जारी हैं, प्रदर्शन ईरानी जनता के जारी हैं, आप भी जानते हैं कि न सिर्फ वो 38 दिन की लड़ाई में, बल्कि उसके बाद उतनी ही संख्या में, उसी अंदाज से हर रात जनता सड़कों पर है, क्योंकि समझ रही है कि मुकाबला जारी है और ताकत का प्रदर्शन जारी रखना है, तो वो प्रदर्शन जारी है। जो ब्लॉकेड की बात कर रहा है अमेरिका, उस ब्लॉकेड को तोड़कर रोज ईरानी शिप्स पश्चिम से, ये मगरिब से मशरिक और मशरिक से मगरिब की दोनों जानिब गुजर रही हैं। हाँ, 2-3 ईरानी शिप्स पर उन्हीं ने नाजायज कब्जा अमेरिका ने जरूर किया है, लेकिन ज्यादातर गुजर रही है। इस तरह भी मुजाहिरा कर रहा है अपनी ताकत का।
और हर एतबार से, हाँ, जो साथ में ट्वीट्स आए, जो कल आप दुनिया ने देखा कि ईरान कल और परसों ईरान का हर नेता, चाहे वो सियासी नेता हो, चाहे वो फौजी नेता हो, उसने एक ही शब्दावली में एक ही अल्फाज, एक ही किस्म के शब्दों का प्रयोग करके, ट्वीट करके वो यकजहती और इत्तेहाद का एक अजीब पैगाम दिया, उस तरह से अपनी कुदरत का मुजाहरा कर रहा है। यानी हर एतबार से इस वक्त ईरान ये दिखा रहा है कि हम डटे हुए हैं, हम जीत कर रहेंगे। अगर सियासत के जरिए हमने आपको दबा दिया और आपको मजबूर कर दिया हार अपनी मानने पर, जो हार मैदान जंग में तो हो चुकी है, अब सियासत और डिप्लोमेसी और मीडिया की दुनिया में बस हारना बाकी है अमेरिका का। अगर सियासत के जरिए, डिप्लोमेटिक दबाव के जरिए वो इस मकसद तक पहुंच जाता है ईरान और उसके साथी, तो ठीक है। नहीं तो अगर अमेरिका ने दबाव में आकर, बौखला कर फिर से गलती की, जैसे 28 फरवरी को गलती की उन्हीं ने जंग शुरू करके, अगर वो फिर करता है तो ईरान ये भी मैसेज दे रहा है कि हमारी मिसाइल, ड्रोन, फौज, हमारी जनता हर तरीके से तैयार और आमादा है। तो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि हम शांति के नजदीक पहुंच रहे हैं, जंग के खात्मे के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुकाबले का या जंग का इम्कान खत्म हो गया है, क्योंकि जब तक कि अमेरिका रैशनल अंदाज से पेश नहीं आता, ये बहुत अहम बात है कि रैशनल अंदाज से पेश नहीं आता, तब तक हमेशा जंग का इम्कान है। रैशनल अंदाज क्या है? भाई, अमेरिका हार चुका है, अमेरिका इस मुकाबले में कम से कम कमजोर पार्टी है। अमेरिका वो पार्टी है कि इसको अगर यहां से निकलना है और जंग का खात्मा पूरी तरह होना है, तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा, मुजरिमों को सजा देनी पड़ेगी, ये सब अंजाम देना होगा। ईरान इससे कम पे राजी नहीं होने वाला है। जब अमेरिका रैशनल हो जाए और समझ जाए कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, तब कहा जाएगा कि अब हम उस मंजिल तक पहुंच गए। वो मंजिल हर दिन नजदीक आ रही है, ये बात सही है, लेकिन हम उस मंजिल तक पहुंच गए। शायद अभी थोड़ा जल्दी है उसका कहना, क्योंकि अमेरिका का रवैया अभी भी नहीं बदला है, और बात आगे मैं थोड़ा और विस्तार से भी इस पे बात कर सकता हूँ। जी जी, अमेरिका का रवैया नहीं बदला है, इसका क्या कारण हो सकता है? और दूसरी बात यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया तो बिल्कुल ही बदला हुआ नहीं लगता। कभी वो शांति की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, कभी दूसरी तरफ जैदी साहब वो सीधे सीधे धमकाने लगते हैं। और क्या अभी पिछले 15 दिनों 20 दिनों में 15 दिन तो लगभग पहले सीज फायर का, और उसके बाद अब आज ऑलरेडी 25 तारीख है, मतलब 3 दिन और बीत गए, तो मतलब 17-18 दिन हो गए। इतने दिनों में क्या अमेरिका के कारण, उनकी गलतियों के कारण ये पीस टॉक आगे नहीं बढ़ पाया, ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, या यहाँ पर इधर ईरान की भी कुछ गलतियाँ थीं? ज़रा इसको अगर यहाँ उसका विश्लेषण किया जाए तो ज़रा आप बताइए। और दूसरी चीज़, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आज भी, और जैसे पीट हेगसेथ का बयान आया है पेंटागन में, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें जिस ढंग से वो इनडायरेक्ट रूप से ईरान को धमका रहे हैं, ऐसे में पीस टॉक कैसे आगे बढ़ सकती है? ये एक ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि ईरान भी तो चाहता तो है, ईरान में भी दो पक्ष हैं, एक जो चाहते हैं कि यहाँ शांति हो, एक पक्ष है जो अपनी बातचीत चाहता है, लेकिन यह है कि अपनी शर्तों पे चाहता है। इसलिए यहाँ पे एक अलग डोलड्रम वाली हालत हो जाती है ईरान के लिए भी, अमेरिका के लिए, या पीस के लिए। कैसे ईरान देखता है इसको? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं। जी, आ रही है, आ गई। जी जी जी। यहाँ मैं पहले ईरान के अंदर की स्थिति थोड़ी सी बता दूं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भी सर्वे 3-4 दिन पहले, जब ये खत्म हो रही थी सीज फायर, उस वक्त ये पब्लिश हुआ और पूछा, और कई उसमें सवाल पूछे गए, बड़े बड़े लेवल का सर्वे था, फिर उसकी रिपोर्ट आई टीवी वगैरह पर। उससे जो सामने तस्वीर आई, तो उसमें चंद बातें सामने आई। 70 से 80% यहाँ की जनता ने का ये कहना था कि हमें यकीन है कि इस जंग के बाद ईरान की स्थिति दुनिया में हर एतबार से, आर्थिक एतबार से, पावर वगैरह के एतबार से, जंग से पहले से बेहतर होगी। ये 70-75 के आसपास ये फिगर था। उसके अलावा पूछा गया कि क्या
हमको अभी सीज फायर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त 14 दिन पूरे होने वाले थे और ये ऑप्शन था कि ईरान सीज फायर आगे बढ़ा दे। तो जनता के सबसे बड़े भाग ने कहा कि नहीं, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए है। जनता के ज्यादा बड़े हिस्से ने ये नजर का इजहार किया। और इसी तरह से आप देख रहे हैं प्रदर्शन में भी। देखिए, बात यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ईरान में, तो एक तो बात यह है कि ईरान की जनता में इस वक्त जो जंग को लेकर, मुकाबले को लेकर एक अजीब किस्म की यूनिटी पाई जाती है। मुझे लगता है बहुत कम कभी किसी भी देश में, हत्ता ईरान में भी बहुत कम इतनी हाई लेवल की यूनिटी कभी देखी गई होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हो सकता है कि 2, 4, 5% ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जो कहते होंगे कि नहीं अभी ही खत्म कर दो, लेकिन वो इतने कम है कि अभी फिलहाल वो गिनती में नहीं आ रहे हैं, इतने कम है। और खास तौर पर जो सियासत में, हुकूमत में, फौज में और जनता के अंदर जो एक्टिव हिस्सा है, वो सब पूरी तरह से एकजुट, एक जहत है, एक ही नजर रखते हैं। वो नजर ये नहीं है कि हमें जंग लड़ना है, ये नहीं है। मकसद और इत्तेहाद इस पर है कि हमें अपने एम्स को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि, मकसद क्या है कि इसी बार अमेरिका का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि अब सीज फायर हो गया, थोड़े दिन बाद फिर जंग है। ये नहीं होना चाहिए कि कभी जंग नहीं है तो फिर हमारे अंदर, यानी देश के अंदर अंदर जो है घुसकर ऐसा काम किया जाए कि जो जनवरी में हुआ था, 8 और 9 जनवरी, ये 2 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर 3,000 से ज्यादा ईरानी यहाँ सड़कों पर मारे गए हैं, अमेरिका और इसराइल के पैदा किए हुए फसादात की वजह से। ये भी नहीं होना चाहिए। और याद रखें, 38 दिन की जंग में तकरीबन इतना ही फिगर हो, यानी वो जंग जो 38 दिन चली उसमें 3,350 का तकरीबन फिगर है। लगभग वही फिगर है जो 1.5 दिन में यहाँ पर सड़कों पर चाकू और छुरी और कुल्हाड़ी और इस तरह से यहाँ पर जो बदमाश भेजे गए थे, उन लोगों ने काम अंजाम दिया था 8 और 9 जनवरी को। जिसको दुनिया कहती है कि वो रेजिम ने ये किया वो किया, वो दुनिया को कहने दें। यहाँ पर जो लोग नजदीक से थे, ईरानी जो, उनको तो पता है हकीकत क्या है। तो दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। जनता, हुकूमत, फौज चाहती है कि कुछ ऐसा नतीजा निकले। उनको पता है ये नतीजा तभी निकल सकता है जब अमेरिका की फौजी कमर टूटेगी, क्योंकि अमेरिका की सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है, अमेरिका के वादे और कस्मों और वादों की कोई हैसियत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि अमेरिका को शराफत के दायरे में रखे। अमेरिका बदमाश है, वो अपनी बदमाशी करेगा। तन्हा तरीका कि अमेरिका की बदमाशी खत्म हो सकती है वो ये है कि अमेरिका की बदमाशी करने की ताकत को खत्म किया जाए, वो तन्हा तरीका है। इस मामले में सब मुत्तहिद हैं। ये मकसद, कोशिश ये हो रही है कि ये सियासत और डिप्लोमेसी के जरिए हासिल हो जाए। और इस वक्त जब से ये जंग रुकी, अब 17-18 दिन हो गए, जैसे आपने कहा, ईरान के अंदर ये महसूस हो रहा है कि उस लक्ष्य और मकसद के नजदीक पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मिसालें सामने मौजूद हैं कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 18 दिन भी ईरान के लिए बहुत फायदेमंद दिन रहे। मैं बस 2-3 मिसालें यहाँ बता दूं। देखिए, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे को अपने इख्तियार में, अपनी मुट्ठी में ले लिया जंग के दौरान। ये कहा जा रहा था कि जंग के दौरान तो ठीक है आपने ले लिया, लेकिन जंग के बाद आपके ऊपर ऐसा दबाव आएगा कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और पहले जो हालत थी कि आपकी टेरिटोरियल वाटर है लेकिन हर कोई उसमें आज़ादी से गुजरता था, आपको कहीं ना कहीं मजबूरन उसी हालत की तरफ लौटना होगा। अब 17-18 दिन हो गए, लेकिन ईरान का जो कब्जा है अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। और जैसे कि 2 दिन पहले खबर आई, ईरान के सेंट्रल बैंक ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हमने टोल ईरानी करेंसी में अब रिसीव कर लिया है, गुजरती हुई शिप से हमने रिसीव कर लिया है। ये वो अचीवमेंट है जो इस वक्त हासिल हुआ है। या फिर ईरान को जो पब्लिक सपोर्ट और यूनिटी में जो फायदा मिला है इस पीस के दौरान में, जो सो कॉल्ड पीस है, सो कॉल्ड सीज फायर है, वो उससे ज्यादा है जो जंग के दौरान था। क्यों? क्योंकि जंग के दौरान ये तस्वुर होता है कि ठीक है, जनता जंग के दौरान जो है वो एक साथ हो जाती है, एकजुट हो जाती है, और एक किस्म का एक्साइटमेंट होता है, एक नेशनलिज्म का एक गोया आप कह सकते हैं, एक आग सी जो है वो पूरे माशरे में जो है शोलावर हो जाती है, और सब उसी में आ जाते हैं, उसी बहाव में आ जाते हैं। लेकिन देखो, जंग खत्म होने दो, उसके बाद देखना आपस में इख्तिलाफ और झगड़े होने लगेंगे। लेकिन राजीव जी, जो यूनिटी
जंग के बाद यानी सीजफायर के दौरान यहाँ पर हासिल हुई है, वो उस जंग के दौरान से भी ज्यादा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इस वक्त हासिल हो रहा है। साथ में आप अगर उस तरफ देखें, लेबनान की तरफ देखें, कितनी कोशिश हो रही है अमेरिका इसराइल की कि लेबनान की फाइल को और ईरान की फाइल को एकदम अलग कर दिया जाए। लेकिन ये अचीवमेंट हासिल हुआ है कि नहीं रेजिस्टेंस को, कि दोनों फाइलों को मिला दिया है और दोनों जगह सीज फायर करना पड़ा ही। हत्ता अमेरिका को इसराइल को नाराज करना पड़ा, खुलेआम जो है ट्रंप को टोकना पड़ा नेतन्याहू को। और ये कल रात फिर 3 हफ्ते के लिए इसको एक्सटेंड किया गया। ये दोनों को जोड़ने की इतनी बड़ी कामयाबी है, और जिसमें इसराइल और नेतन्याहू की इतनी बड़ी जिल्लत है, ये सब ये पीस के दौरान हासिल हुआ है। इसी पीस के दौरान सऊदी अरब ने इशारा किया है और इशारे करना शुरू कर दिए कि हम ये नहीं चाहते कि ये हमारी तरफ से ये जंग जारी रखी जाए। हत्ता यूएई जो सबसे ज्यादा इसराइली प्रॉक्सी बना हुआ है इन दिनों, इसी दौरान तो यूएई का जो वली अहद है वो गया चाइना। वहां से लौटने के बाद आके जो बयान दिया है यूएई ने, अमेरिका से कहा कि हमारी डॉलर की फैसिलिटी को आप खोलिए, हमें कमी पड़ रही है डॉलरों की, अगर आपने नहीं किया तो हम अपना तेल कल से जो है चाइनीज युआन में बेचेंगे। ये जी सब अचीवमेंट्स कब हुए हैं? ये हुए इसी पीस टाइम के दौर में। तो वो सियासत और दबाव के जरिए जो ईरान डाल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन, क्योंकि क्योंकि ये धमकी और ये दावा किया जा रहा है कि हमने ब्लॉकेड कर दिया, तो ईरान ने कहा ठीक है, अगर आपने ब्लॉकेड कर दिया तो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को दोबारा बंद कर दिया और हम बंद रख रहे हैं। इसकी वजह से जो दबाव पड़ रहा है अमेरिका पर और अमेरिका के साथियों पर, ईरान को लग रहा है कि ये बहुत अच्छी तरह से उस मकसद की तरफ उसको ले जा रहा है। और वो मकसद क्या है कि आखिरकार अमेरिका नजरें अपनी झुकाए, आखिरकार रैशनल तरीके से आए और जो है मुआवजे की बात करे, बताए कि वो बचे कुचे अपने फौजियों को लेकर यहाँ कब जा रहा है। तो इसलिए जो यानी जो इसमें अगर कहें कि ईरान के अंदर कोई डिसएग्रीमेंट पाया जाता है इस चीज को लेकर, तो इसको हरगिज मुझे लगता है कि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं। हाँ, वेस्टर्न मीडिया में इसको काफी कोशिश की जा रही है कि एक इख्तिलाफ और डिसएग्रीमेंट की एक तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है। डिसएग्रीमेंट तो उस तरफ चल रहा है कि नेटो अपना रास्ता अलग कर रहा है, सऊदी अरब ने अलग कर लिया है यहाँ, और यूएई ने अलग कर लिया है। स्पेन को निकालने की बात की जा रही है, स्पेन को सजा देने की बात की जा रही है, नेटो बिखरता जा रहा है। जर्मनी कह रहा है, फ्रांस कह रहा है कि हम जंग के खात्मे का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम मिलकर जाके ईरान से बातचीत करें, क्योंकि इतनी ताकत तो हम में है नहीं कि हम अकेले अकेले अब ईरान से बात करें। डिसयूनिटी और इंतजार, नौकरियों से जो निकाला जा रहा है, आपके दर्शक जानते हैं कितने फौजी जनरल निकाले गए। अभी ये जो नेवी का सेक्रेटरी था उसको निकाला गया नौकरी से। मीडिया और व्हाइट हाउस में जो छिड़ी हुई है जंग, वो आपके सामने मौजूद है। तो ये जी तो डिसयूनिटी वहां है, कोशिश की जा रही है यहाँ क्लेम करने की कि यहाँ पर डिसयूनिटी है। मैं आपने जो एक सवाल शुरू इससे पहले पूछा था, वो ये था कि अमेरिका इस तरह अजीब और गरीब हरकत क्यों कर रहा है। कह रहा है कि हम पीस टॉक चाहते हैं, लेकिन वो नाकाबंदी लगा रहा है। कह रहा है कि हम ईरान को आर्थिक दबाव में ले रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि किस तरह परसों ये खबर आई कि जो ईरानी तेल पर बेचने के सैंक्शन हुआ सालों से है, उनको पहले 30 दिन के लिए छूट दे दी गई, लेकिन जब वो 30 दिन खत्म हुए, 4-5 दिन के बाद और 30 दिन के लिए अब बढ़ा दिए गए। तो एक तरफ कह रहा है हम आर्थिक दबाव डाल रहे हैं ईरान पर, दूसरी तरफ खुद अमेरिका रास्ता खोल रहा है ताकि ईरान खुलकर अपना तेल बेचे। ये अजीब और गरीब हरकतें क्यों हो रही है? अगर आप मुझे 2 मिनट वक्त दें, जी मैं जी इसके बारे बिल्कुल में बिल्कुल, ये कुछ। बहुत वाजिब जी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। जी देखिए, इसमें थोड़ा सा हमें जो है ये इतिहास की तरफ, और वो भी बहुत पुराना इतिहास नहीं, ऐसा इधर ही 50-60 साल के इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। राजीव जी देखिए, अमेरिका को सुपर पावर बने हुए 80 साल हो गए, कि उसको कहा जाता है कि वो सुपर पावर। इसी सुपर पावर के दौर में अमेरिका कई बार जंग में हार चुका है। इसी सुपर पावर के दौर में वियतनाम में हारा है, उसके बाद उससे पहले कोरिया में हारा, वियतनाम में हारा, इराक में नाकाम हुआ, अफगानिस्तान से भागा, और अभी 1 साल पहले यमन के मुकाबले में भी हारा। यानी 5 तो बड़ी हारें उसकी सामने हैं हमारी इसी इतिहास में। जब अमेरिका हारता है इतनी इन 5 मिसालों में, तो कई बार वो क्या करता है, वो सामने वाली जो पार्टी है, शत्रु जो है जिसके सामने हार गया, उसके साथ वो अग्रीमेंट और मुआयदा भी कर लेता है, एक किस्म का सरेंडर अग्रीमेंट कर भी देता है, साइन करता है और भाग जाता है। 1973 में पेरिस पीस अकॉर्ड्स हैं जिसके अंदर अमेरिका ने साइन किया अपनी हार पर जो वियतनाम में हुई थी। 2020 में दोहा अग्रीमेंट है, तालिबान के साथ आगे जब हारा था
तो उसने साइन किया कि हम 14 महीने में आपके देश से भागने वाले हैं, आप हमें मोहलत बस दे दें। ये 2020 का दोहा अग्रीमेंट है। जी 2025 में मस्कत में एग्रीमेंट हुआ था अंसारुल्लाह यमन और अमेरिका के दरमियान, मई 2025, कि हमें माफ कीजिए, हम जा रहे हैं, बस आप अमेरिकी शिप को ना मारिए, इसराइली शिप को जितना मारना मारिए, हमसे कोई मतलब नहीं। तो अव्वलन तो अमेरिका हारता है सुपर पावर होने के बावजूद। जब हारता है तो सरेंडर डॉक्यूमेंट अग्रीमेंट भी साइन करता है, और जब ऐसा करता है तो अपने साथियों दोस्तों को त्याग भी देता है, छोड़ देता है, पीठ में खंजर घोंप देता है। अशरफ गनी साहब काबुल में चीखते रह गए कि आपने हमको बताया तक नहीं कि आप तालिबान से बात कर रहे हैं, और आपने जाके अग्रीमेंट साइन कर दिया दोहा में। इसराइल को जो है अचंभा हुआ जब मई 2025 में अंसारुल्लाह के साथ ये अग्रीमेंट हो। ये सब इसराइल अमेरिका बारहा कर चुका है। सवाल यह है कि अभी ईरान से जब हार रहा है और हारा है और आगे हारेगा, तो इस वक्त उसको इतनी दिक्कत क्यों पेश आ रही? यहां भी आए, साइन करे, अपना बोरिया बिस्तरा लपेटे और चला जाए। ये सवाल है, क्यों अभी तक ये एक तरफ अकड़ है, दूसरी तरफ जो है वो घुटनों के बल जो है चलने को भी तैयार है, बातों में अकड़ है, अमल में जो है एकदम झुका है। क्या वजह है? इसकी वजह शायद मुझे लग रहा है इसमें पाई जाती है राजीव जी, कि जो पिछली जो उसकी हारें हुई हैं, उसमें उसे इत्मीनान था कि मैं हार के सरेंडर करके निकल सकता हूं, बाकी दुनिया मुझे फिर भी सुपर पावर कहेगी। अभी अभी यमन से हार के गया, फिर भी वो सुपर पावर रहा कि नहीं? जी 2025 के मई में जब वो सुपर पावर रहेगा, तो उसका जो पूरा वर्चस्व का जो व्यवस्था है पूरी दुनिया में, वो कायम रहती है। हर देश डरता है, हर देश जो है वो उसकी बात मानने पर अभी भी अपने आप को मजबूर समझता है। वो खबर आएगी यमन की, ऐसा नहीं कि मीडिया में वो खबर एकदम गायब होगी, लेकिन उसको खास कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। उसको यूं पेश किया जाएगा कि अमेरिका ने किसी और वजह से कोई गलती या चूक हो गई, लेकिन अमेरिका अभी भी अमेरिका है भाई, उसमें सुपर पावर की उसकी हैसियत में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन ये वाली जो हार है जो इस वक्त ईरान के सामने हो रही है, ये अलग है। ईरान इस वक्त आमादा ही नहीं है कि इसको चुपके से हार कर जाने दिया जाए। ईरान ने जो होर्मुज वाला जो उसका वार है, या जो उसने पेट्रो डॉलर को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है, या जो मीडिया की दुनिया में लेगो एनिमेशन की हद तक जो काम कर रहा है, ईरान ने पहले से ये रणनीति बनाई है कि ये वाली हार, ये ऐसी हार होगी कि इसके बाद अमेरिका को दुनिया सुपर पावर की निगाह से नहीं देख पाएगी, और उस रणनीति के साथ ईरान आगे बढ़ रहा है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि इतनी अजीब और गरीब हरकत है। मैंने पेट्रोल डॉलर का जिक्र किया, तो मैं एक बात दिलचस्प कह दूं आपके दर्शकों के लिए, बहुत छोटी सी बात, कि यहाँ ईरान में भी जैसे हर देश में होता है कि डेली अपडेट आता है न्यूज में कि भाई आज डॉलर की क्या कीमत है, आज तेल की क्या कीमत है, सोने की क्या कीमत है, जैसे होता है ना शेयर बाजार की खबरें आती हैं। जी अभी इधर जब से ये खास तौर पर जब से तथाकथित सीजफायर शुरू हुई है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ईरानी मीडिया में तेल की कीमत जो पूरी दुनिया में यूएस डॉलर में रोज अनाउंस होती है, यूएस यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल $106 इस तरह से होता है। जी ईरान में जब से सीजफायर शुरू हुआ है, ये कीमतें सिर्फ युआन में बताई जा रही हैं। यानी ये निशानी दी जा रही है कि हमने टारगेट कर लिया है आपके पेट्रोल डॉलर को भी, अभी से हम ये सिग्नल दे रहे हैं कि अब आपका पेट्रोल डॉलर उस पेट्रो तरह से युआन बाकी होगी। नहीं रहेगा। हाँ, पेट्रो युआन की तरफ जाने की बात हो रही। तो खुलासा मेरी बात का ये है कि ये हार क्योंकि पिछली तमाम हारों से मुख्तलिफ है राजीव जी, इसलिए अमेरिका को इतनी दिक्कत पेश आ रही है इसको स्वीकार करने में। लेकिन कभी ना कभी उसको करनी पड़ेगी, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, लेकिन उसको अपनी हार को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे मस्कत में 2025, दोहा 2020, या उससे पहले पेरिस 1973, सरेंडर उसने किया है, करना पड़ेगा। लेकिन ये सरेंडर उन पुराने तमाम सरेंडर से मुख्तलिफ होगा, दुनिया को एक नए दौर में ये सरेंडर दाखिल करेगा। तो ये मुझे लगता है अगर हम इसको इस इतिहास को मद्देनजर रखें, तो अभी ये अजीब जो सूखी अकड़ है अमेरिका की, अकड़ रहा है, जो हमारे यहाँ पुराने नवाबीन बादशाह, पुराने जमींदार कभी कभी दिखाई देते हैं ना, कि जो सब कुछ लुट गया है, कुछ बचा नहीं है, लेकिन अकड़ बाकी है, वो वाली कैफियत में अभी हमको अमेरिका नजर आ रहा है। लेकिन ज्यादा दिन ये चला नहीं पाएगा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गई। बिल्कुल सही, रस्सी गई बल नहीं गई। जी, तो ये अमेरिका का दिख रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते हुए इसके बाद हम देखेंगे, अगर यहाँ
ईरान के साथ अमेरिका अगर शांति के पैक्ट पर और वो भी ईरान के कंडीशन पे, ईरान की शर्तों पे आगे बढ़ता है तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह, यानी यहाँ साफ साफ जो हम लोग लिख भी रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को फंसा दिया है, बुरी तरह फंसा दिया है। अब अमेरिका इससे बाहर कैसे निकलेगा? थोड़ा सा आप बने रहिए रिजवी साहब, जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, बहुत गंभीरता के साथ और बहुत इनकी रिजवी साहब की बातें और जो इनके विश्लेषण है इसको मैं बहुत गंभीरता के साथ सुन रहा था, आप लोग भी सब सुन रहे हैं और बहुत जानकारियाँ मिल रही थी। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि अमेरिका इजराइल इस मामले में आप कहाँ देखते हैं जो पेंच फंसा हुआ है वो कहाँ है? क्या वो इस्लामाबाद में है, क्या वो व्हाइट हाउस में है, या वो तेहरान में है? क्या कुछ दिखाई देता है आपको? जी, मुझे लगता है जैसे आपने कहा, जैदी साहब ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मुझे लगता है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। देखिए, भारत के अंदर अगर मान लीजिए कोई दादा है, कोई ऐसा है जिसकी दबंगाई चलती है, दबंगाई तभी तक चलती है जब तक उसको कोई चैलेंज नहीं करता है। और ये अमेरिका ने देखा कि जैसे उसने वेनेजुएला में किया, उसने इराक में किया, बाकी जगह किया, तो चैलेंज कोई नहीं कर पाया। पहली बार ऐसा हुआ है किसी ने उसका गिरेबान पकड़ा है। अब गिरेबान अगर आप किसी दादा का पकड़ लेंगे तो बाकी विश्व को भी एक मैसेज मिल जाएगा कि ये इनविंसिबल नहीं है, इसको हराया जा सकता है और इसकी गर्दन पकड़ी जा सकती है। और उसी से प्रेरणा पाते हुए आपने देखा कि स्पेन का, इटली का, जर्मनी का, पूरे देश का, सारे विश्व के अलग अलग देशों का रुख जो है परिवर्तित होता गया। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की बात हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर तो देखिए चेंज हो गया है। और जो ईरान का रुख है और ईरान जिस प्रकार से अपने चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे जैदी साहब ने बताया, हर कोण पे जैसे बताया कि आज के तारीख में अमेरिका को, और ये लोग जितने भी हैं, जितने भी लोग एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स का अध्ययन करते हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि अमेरिका ये सिग्नल दे रहा है कि वो हार गया है, वो थक गया है, लेकिन समर्पण नहीं कर सकता। देखिए, अगर आदमी को एक चीज समझ में आ जाए राजीव जी अपने जीवन में, कि देखिए हम लोग सब इंसान हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी इंसान है, जो ईरान के जैदी साहब बैठे हैं, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलती होती है। जितनी जल्दी आप अपने गलती को स्वीकार करने और ये मान लें कि आपने जो किया था वो गलत रास्ते पे चले गए थे, एक दुस्साहस इजराइल ने जो किया था और युद्ध को थोपा था, उसकी वजह से आज विश्व इस आर्थिक परिस्थिति में फंस गया है। इसको जितनी जल्दी रियलाइज अमेरिका कर लेगा, जितनी जल्दी इजराइल को वो मना लेगा और बता देगा और उन्हें धता बता देगा, उतना ज्यादा विश्व कल्याण की बात होगी। देखिए, हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस में हम लोग कहते हैं सबसे पहले आदमी प्लान करता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है, फिर लीड करता है, फिर कंट्रोल करता है। देखिए, अमेरिका ने कोई प्लान किया होगा, इजराइल ने कोई प्लान किया होगा, उसने सोचा होगा कि सिनेरियो ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद उसने चीजों को ऑर्गेनाइज किया, अमेरिका ने ऑर्गेनाइज किया, इजराइल ने ऑर्गेनाइज किया। ये सोचा कि ईरान को 4 दिन में घुटने में ले आएगा, उनके अयतुल्ला की शहादत करेगा, बच्चियों को मार देगा, कत्ले गारत करेगा और उसके बाद उसे विजय प्राप्त होगी। लेकिन ऑर्गेनाइज करके जब लीड किया तो थोड़े दिनों के बाद पता चला कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, और इस गलती की वजह से जो पूरा विश्व आपसे थरथराता था, आपसे थरथराना बंद कर दिया और आपको जवाब देने लगा है। तो कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कोर्स कनेक्शन कर लीजिए, और जितनी जल्दी आप कोर्स कनेक्शन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अमेरिका असल में पेंच जहां फंसा हुआ है, असल में वो दो, एक जो कहते हैं ना बाइपोलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो वाली चीज हो गया। एक जगह वो अपना ये एक जो हेकड़ी है उसको नहीं छोड़ना चाहता है कि मैं वर्ल्ड लीडर हूं, मैं वर्ल्ड पावर हूं, मैं सुपर पावर हूं, और दूसरी तरफ वो ये महसूस कर रहा है कि चारों तरफ से गिर गया है, विश्व के हर कोण से गिर गया है, यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी गिर गया है। तो देखिए, जो ईरान कर रहा है और ईरान के जो मैसेजिंग है, उनका जो कम्युनिकेशन है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से वेस्टर्न मीडिया एक डिस्टॉर्ट करता है, चीजों को बताने की कोशिश करता है, तो ये तो बहुत अच्छा ईरान ने एक कदम उठाया है मेरे ख्याल से, जो चैनल्स में आ रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के चैनल्स में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर लोगों का नजरिया बदल रहा है और उनको असलियत पता चल रही है, जिसकी वजह से आज के तारीख में दादा जो है वो पिट गया है, लेकिन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वो पिट गया है और हार गया है। ये है वास्तविकता, जो मुझे लगता है कि अमेरिका जितनी जल्दी इसको स्वीकार कर लेगा, जितनी जल्दी अपनी इससे हाथ खींच लेगा, उतना अमेरिका के लिए भी बेहतर होगा और विश्व के लिए भी बेहतर होगा। जी, ये सवाल तो बहुत सजेशन, सलाह आपकी बहुत अच्छी है
और सही आप कह रहे हैं कि अमेरिका जितनी जल्दी इस हार को स्वीकार कर ले, कंडीशंस जो रखे गए हैं, जो शर्तें रखी गई हैं इधर ईरान की तरफ से, उन शर्तों को मान ले। लेकिन एक बात यहाँ पर बार बार आ रही है, जहाँ जैदी साहब दोबारा आपके पास आना चाहता हूँ, फिर अंशु जी और प्रफुल्ल जी आप लोगों के पास भी आऊँगा। जैदी साहब ज़रा ये बताइए कि आखिर ईरान को लेकर एक बात चल रही है पिछले दिनों लगातार कि डिसीजन कौन ले रहा है ईरान में, IRGC, राष्ट्रपति वहाँ के पेजिशकियान, सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनी, उनके बारे में आयतुल्लाह मुज्तबा खामनी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। आप चूँकि वहाँ हैं तो ये भी ज़रा आपके ज़रिए समझना चाहूँगा ईरान में ग्राउंड ज़ीरो पे क्या चल रहा है, या आरागची कौन डिसीजन ले रहा है। और क्योंकि अमेरिका से वेस्टर्न मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कि अब इन लोगों की, खासकर पेजिशकियान की, आरागची की, गालिबाफ की, इन सब की वहाँ चल नहीं रही है, IRGC का पूरा कंट्रोल हो गया है। क्या सच्चाई है, ज़रा ये बताइए। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर, अच्छा आपने सवाल पूछा और ये स्पष्ट करने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा वेस्ट करता है ईरान को लेकर, ये पुराना भी है थोड़ा सा। यानी आप तो खैर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि सालों से ये कहा जा रहा है कि IRGC सब कुछ यहाँ कंट्रोल करता है और वो इतना वो करप्ट है और वो ऐसा है और वैसा है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। और वो ये कामयाबी से एक हद तक, काफ़ी हद तक बल्कि मैं कहूँगा कि ईरान के बाहर जो वेस्ट प्रोपेगेंडा ईरान के बारे में चलाता आया है, वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। उसकी मुख्तलिफ उसकी वजूहात रही हैं उस कामयाबी को हासिल करने की। एक तो ये कि तन्हा वो मैदान जहाँ वेस्ट अभी भी उसकी चलती है, वो दर हकीकत मीडिया और परसेप्शन है। मैदान जंग में हत्ता आर्थिक एतबार से भी मुख्तलिफ देश, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, मुख्तलिफ उससे आगे निकल गए। टेक्नोलॉजी में भी चाइना तो बहुत आगे निकल गया और अभी कुछ टेक्नोलॉजीज़ में ख़ासतौर पे इस जंग ने दिखाया कि हत्ता ईरान भी जो है वो अमेरिका से आगे कुछ टेक्नोलॉजी में। तन्हा वो मैदान जहाँ पर अमेरिका और वेस्ट अभी भी उसका राज है, वो मीडिया है, परसेप्शन है, चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो हॉलीवुड हो वगैरह। तो उसका ये अहम किरदार है कि उसका क्यों प्रोपेगेंडा चलता है। दूसरी बात ये भी है कि एक वजह कि उसका प्रोपेगेंडा चल पाता है कि भाई इसमें एक हमारी जो पूरी दुनिया में एक मानसिकता है, भाई 200-250 साल हो गए कि इस्लाम के खिलाफ एक प्रचार जो है वेस्ट की तरफ से चल रहा है। उसका आखिरकार जो है लोगों पर एक असर हुआ है। और ये एक तसव्वुर ये है कि भाई जो भी अच्छाई है वो कहीं न कहीं, ताकत है, अच्छाई वो कहीं न कहीं वेस्ट में पाई जाती है। अभी भी देखिए राजीव जी, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अभी भी कहेंगे कि ट्रंप जो है वो पागल है, ट्रंप बुरा है, लेकिन अमेरिका अच्छा है। अभी ट्रंप चला जाएगा तो अमेरिका अच्छा हो जाएगा। इस टाइप की अभी भी मानसिकता बड़े पैमाने पर दुनिया में पाई जाती है। तो ये प्रोपेगेंडा होता है। हकीकत क्या है यहाँ पे? चाहे ये जंग के दौरान हो या जंग से पहले हो, ईरान के अंदर एक संविधान है कि जिस पर अमल किया जाता है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी मुख्तलिफ बॉडीज हैं, जैसे कि दुनिया में हर जगह होता है कि यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, वो तो 3 बॉडीज ये हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ और बॉडीज हैं जो खास यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के निज़ाम की है, क्योंकि ये टॉपिक नहीं, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपका जो खास सवाल है कि ये जंगी हालात के सिलसिले में फैसला कौन ले रहा है, तो देखिए जंगी हालात के तमाम जितने भी स्ट्रेटेजिक फैसले हैं वो लेने के लिए एक बॉडी है यहाँ पर जिसको कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी में उसका जो है अनुवाद हो जाएगा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर प्रेसिडेंट भी है, इसके अंदर कुछ मिनिस्टर भी हैं, इसके अंदर फौज के, यानी आपको पता है, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर 2 आर्म्ड फोर्सेज हैं। IRGC एक आर्म्ड फोर्स है, उसके अलावा जो अदर एक आर्म्ड फोर्स है, दोनों पैरेलल आर्म्ड फोर्सेस, दोनों के मेंबर यहाँ हैं। कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर जो यहाँ के वली फ़क़ीह यानी सुप्रीम लीडर हैं, उनके भी कई अदद रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये लोग आपस में मीटिंग्स करते हैं और स्ट्रेटेजी तय करते हैं, अहम फैसले सब ये लेते हैं, फिर उसकी डिटेल एग्जीक्यूट करना हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री, हर फौज की अपनी जिम्मेदारी। इनके अहम जो फैसले हैं, इन सब पर नज़ारत कर रहे हैं खुद सुप्रीम लीडर। और ये बात सही है कि सुप्रीम लीडर गर्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जो मेरा अनुमान यही है कि सिक्योरिटी सबसे बड़ी वजह है, अभी पब्लिक के सामने इतने दिनों में, इतने हफ्तों में नहीं आए,
लेकिन शुरू में जो कोशिशें की गई थी ये कहने के लिए कि वो भी शहीद हो गए, वो बीमार है, वो ऐसा है, अब तकरीबन वो सब कोशिशें मीडिया में खत्म हो गई और सबको पता है कि उन्हीं की निजारत और उन्हीं की निगरानी में ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो उनसे भी बातचीत रहती है सुप्रीम काउंसिल की, बल्कि सुप्रीम काउंसिल के कुछ मेंबर्स ने कहा है कि हम उनसे इतने दिनों में मिले भी हैं डिस्कस करने के लिए। तो ये अभी अगर कोई फैसले ले रहा है तो ये बॉडी है, ये कई लोगों की बॉडी है और ये मिलकर ग्रुप के शक्ल में एक सिस्टमैटिक अंदाज से फैसले ले रही है। फिर उसको उस पर अमल करने के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री अपना काम करती है, फौज अपना काम करती है और जैसे जैसे ये डिपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के तहत सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि जिसकी जिम्मेदारी है इस टाइप के इश्यूज में डील करना। और वो मेरा अंदाजा, ये अनुमान है, वो तो अनाउंस नहीं करते, मेरा अंदाजा है कि शायद उनकी डेली मीटिंग्स आजकल हो रही होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वक्त ऐसा है कि उन्हें बहुत सारे फैसले लेने पड़ते होंगे। तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है और पूरे स्मूथली चल रहा है। यूनिटी का एक और पैगाम मैंने जैसे कहा, दुनिया ने देखा वो ट्वीट्स जो कल और परसों हुई हैं, सबने एक ही मैसेज ट्वीट किया, क्योंकि सामने से कोशिश हो रही थी दुश्मन की तरफ से कि एक फॉल्स एक मीडिया में एक लहर चलाई जाए कि आपस में तो फूट पड़ गई है और ऐसा है और वैसा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से, और यूनिटी के अंदर तो आप ये देखिए, ये तो ओहदेदार हैं, पब्लिक और ओहदेदार कितना यूनाइटेड है। बड़ी दिलचस्प एक बात किसी ने कही, राजीव जी मैं कह दूं, अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले की खबर आपने भी देखी होगी कि किस तरह से रात को जो यहाँ प्रदर्शन होते हैं उसमें मिसाइल को लाया गया परेड की शक्ल में, आपने देखा होगा। जी, हमने किसी ने दिखाया भी खूब जी। कहा, जी बिल्कुल, किसी ने खूब कहा, मैं भी उसको यहाँ दोहराना चाहूंगा इस बात को, किसी ने बहुत खूब कहा कि देखिए पूरी दुनिया में परेड होते हैं, मिलिट्री परेड होते हैं, मिसाइल लाए जाते हैं, किसके सामने लाए जाते हैं? पूरी दुनिया में लाए जाते हैं जो भी ओहदेदार हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फौजी कमांडर वगैरह, यानी जो फौज के ऊपर जो हुक्मरान होते हैं, फौज जिसके अंडर काम कर रही होती है, उसके सामने लाए जाते हैं। लेकिन ईरान में कहाँ लाए गए? ईरान में लाए गए आम जनता के दरमियान, फैमिलीज के दरमियान इसको लाया गया। यानी एक पैगाम दिया जा रहा था कि हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रही है वो यहाँ की जनता है, जनता क्योंकि जो करना चाह रही है हम वो लेकर चल रहे हैं। यानी इसके अंदर एक बहुत ही गहरा एक पॉलिटिकल मैसेज भी पाया जाता था, यूनिटी का भी, और ये कि इस पूरे सिस्टम में पब्लिक है जो फाइनली डिटरमिन कर रही है कि बात किस तरफ जा रही है। और पब्लिक, जैसे कि उस ओपिनियन पोल ने कहा, जो उसी जमाने में जिस रात ये मिसाइलों को लाया गया उसी रात ये ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स भी, सर्वे के रिजल्ट भी पब्लिश हुए कि पब्लिक चाह रही है कि लक्ष्य प्राप्त हो, अमेरिका का वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो, सियासत और डिप्लोमेसी के जरिए भी उस तक पहुंचने के लिए तैयार है, और अगर बहाना दिया गया, अगर फिर मौका दिया गया, तो मिसाइलों के जरिए भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब तैयार हैं यहाँ पे। जी, एक आखिरी सवाल जैदी साहब, क्या आपको लगता है कि जो अभी आप लास्ट लाइन जो कह रहे थे, सख्त जवाब की बात आप कर रहे थे, और ये विजुअल्स, ये वही विजुअल्स हैं जिसके बारे में आप बता रहे हैं, ये वही हैं, वहाँ तेहरान में मिसाइलें लाई गईं, दूसरे दिन ड्रोन का प्रदर्शन हुआ, और पहले दिन मिलिट्री डे पे शायद था जो पहला दिन, उस दिन मिसाइलों का प्रदर्शन हुआ। और मुझसे बेहतर आप जानते हैं, ये तो सिर्फ मैं तस्वीरें जो देख रहा हूँ, और वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, व्यूअर्स तक पहुँचा रहे हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ से अमेरिका जो बार बार कहता है हॉर्मुज को लेकर, जो ईरान डटा हुआ है और वो बार बार कहता है कि ब्लॉकेड जो आपने हॉर्मुज पे कर रखा है उसको बंद कीजिए, उसको वहाँ से ख़त्म कीजिए, आप वहाँ से वापस जाइए और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अब जबकि ईरानी डेलीगेशन ऑलरेडी अब्बास अरागची की लीडरशिप में इस्लामाबाद में है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिल चुका है डेलीगेशन, वहाँ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिल चुका है ये डेलीगेशन। आपने ही बताया इसके बाद मॉस्को और मस्कट जाएंगे विदेश मंत्री अब्बास अरागची। क्या उम्मीद की जाए? जो सवाल सबसे शुरुआत में मैंने की थी उसी सवाल पे आता हूं कि हॉर्मुज बंद, जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा तब तक ईरान यहां बातचीत नहीं करेगा, ये माना जाए, या इससे इतर भी बात हो सकती है? देखिए, ईरान
बातचीत देखिए सिग्नल्स की हद तक, मैसेजेस की हद तक तो अभी भी जारी है अमेरिका और ईरान के दरमियान। यानी जो पाकिस्तान के जरिए या दूसरे चैनल्स के जरिए एक दूसरे को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ईरान ने चंद दिन पहले कहा था कि जो आसिम मुनीर साहब जो प्रपोजल लेकर आए थे फील्ड मार्शल, वो हमने देखा वो इस लायक नहीं था, हमने एक और प्रपोजल उनको दिया है, वो भी पहुंचा दिया होगा उन्हीं ने जो भी। लेकिन तो मैसेजेस और बातचीत इस शक्ल में अगर मुराद है तो वो तो चल ही रही है, वो तो रुक नहीं रही। लेकिन वो बातचीत जिसको हम कहेंगे जिसके जरिए ये जंग खत्म होगी, वो बातचीत तभी होगी राजीव जी जब अमेरिका अपनी अकड़ छोड़ेगा। अकड़ छोड़ेगा में क्या, अपने ब्लॉकेड को वो एक तरफा तौर पर जिस तरह एक तरफा तौर पर उसने सीज फायर बढ़ा दिया, एक तरफा तौर पर वो अपना ब्लॉकेड खत्म करे, ईरान की जो 2-3 शिप्स पकड़ी हैं उनको छोड़े और बिल्कुल नजरें झुकाकर आकर बात करने के लिए तैयार हो, तब ये होगा। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि कोई जंग के खात्मे की बातचीत होगी। हाँ, मैसेजेस रद्दोबदल हो रहे हैं, वो होते रहेंगे, लेकिन वो जिनको कहेंगे कि फाइनल नेगोशिएशन, वो तभी मुमकिन है कि जब अमेरिका में तब्दीली आएगी। क्यों, ईरान को उससे कम में, उसमें कोई इंटरेस्ट और रुचि ही नहीं है उससे कम में। वजह क्या, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, ईरान नहीं चाहता कि दोबारा से जंग हो। ईरान को पता है कि अगर कोई भी ताकत और दम अमेरिका में बाकी रहा, इसराइल में बाकी रहा, तो 6 महीने बाद, 1 साल के बाद फिर जंग करेगा वो, तो उसको खत्म करना है। और दूसरी बात, जिस पावरफुल पोजीशन में ईरान अपने आप को इस वक्त देख रहा है, उसे कोई जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है कि अपनी तमाम मांगों को मनवाए बगैर, स्वीकार करवाए बगैर वो उससे कम पर किसी चीज को राजी हो। चाहे वो फौजी ताकत हो, चाहे वो आर्थिक ताकत हो, चाहे वो जनता का ये जज्बा और जनता में जो ये शऊर पाया जाता है उसकी भी ताकत, बहुत बड़ी ताकत है। कोई उसको जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है कि वो किसी भी अपने हक को हासिल किए बगैर किसी चीज पर राजी हो जाए। तो कब ये होगा नहीं पता। क्या इससे पहले मिसाइल और ड्रोन दोबारा चल सकते हैं? मुमकिन है राजीव जी, ये मुमकिन है, क्योंकि अमेरिका इसराइल जिस तरह से बौखलाहट का शिकार है और जिस तरह से वो महसूस कर रहा है कि दिन ब दिन उसका पावर कम हो रहा है। वो महसूस, जैसे स्वामी जी ने अच्छी मिसाल दी कि गरेबान जो है पकड़ लिया है हाथ में, और ऐसा पकड़ लिया है कि वो गरेबान अमेरिका अब छुड़ा नहीं पा रहा है। कान में चुपके से कह रहा है कि भाई सब देख रहे हैं, छोड़ तो मेरा गिरेबान, मैं बाद में देख लूंगा, तुम्हें जो चाहिए दे दूंगा। लेकिन जिसने गिरेबान हाथ में पकड़ा है वो कह रहा है तुम कान में जो भी कहते जाओ कुछ फायदा नहीं है, इस बार सबके सामने तुम्हें कहना पड़ेगा, और इस तरह कहना पड़ेगा कि अब इसके बाद तुम अपनी दबंगई को कभी भी दुनिया में कहीं अंजाम नहीं दे पाओगे, और तभी मैं गिरेबान छोड़ूंगा। और उसको गिरेबान जिसके हाथ में, वो जानता है कि उसमें ये अभी ताकत और कुव्वत आ गई है। आखिरकार अमेरिका को मानना पड़ेगा, चाहे जितना समय लग जाए, और तब वो आखिरी फाइनल नेगोशिएशन, शांति वार्ता जो भी है वो उस वक्त अंजाम पाएगी। और उस वक्त अमेरिका जाएगा और वेस्ट एशिया में एक पूरा नया निजाम कायम होगा, अमन और अमान, सुलह का, शांति का, आर्थिक तरक्की का, भाईचारगी का। और एक उसके बाद फिर जाहिर सी बात है फिर दुनिया और तैयार होगी और ये पूरा एरिया तैयार होगा। उसके बाद अगले मरहले के लिए जो मेरा अंदाजा है वो फिलिस्तीन की आज़ादी है, लेकिन वहां तक अभी पहुंचने में थोड़ा समय है। पहले ये अमरीकी मसले से निपटना है, और निपटने का यही एक वाहिद तरीका है, ये हासिल होके रहेगा, फिर दुनिया आगे बढ़ेगी दूसरी चीज़ों की तरफ। जी जी जी, जैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गंभीर सवाल, गंभीरता के साथ जवाब आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि शांति कायम हो ईरान में, पूरी दुनिया में, पश्चिम एशिया में, फ़िलिस्तीन में और लेबनान में, हर तरफ शांति ही शांति हो, अमन हो, और इसकी उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आना चाहता हूं, ज़रा आगे बढ़ते हैं, और एक कमेंट पहले स्वामी जी आपके पास, फिर आता हूं अंशु जी आपके पास। और ईरान पे बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट, जब विदेश की बात कर रहे हैं तो एक विदेश की बात मैं करना चाहता हूं यहाँ पे, और वो बात है राम माधव की टिप्पणी।
राम माधव का नाम आप लोग जानते होंगे, आरएसएस नेता, बीजेपी भी में भी आए, और राम माधव का जिक्र तब और भी आया था जब पहला इंटरव्यू दिया था सत्यपाल मलिक ने डीवी लाइव को। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने इंटरव्यू लिया था और उन पर कई सारे आरोप लगाए थे। सत्यपाल मलिक अब इस दुनिया में नहीं है। राम माधव ने हम लोगों को नोटिस भेजा था, बाद में नोटिस आई गई, उसकी बातें हो गई, वो सारी कहानियाँ दूसरी हैं, बीती हुई बात है। लेकिन अब राम माधव ने अमेरिका में जाकर जो बयान दिया है, देखा होगा, सुना होगा आपने, स्वामी जी आपने भी, और उस बयान में उन्होंने साफ साफ अमेरिका से कहा है कि आपके कहने पे हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, आपके कहने पे हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, आपने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दी, फिर 18% इम्पोज जो किया वो भी बहुत ज़्यादा है, हम विपक्ष के विरोध का सामना हमको करना पड़ता है, लेकिन हमको क्या मिला आपके कहने। ये जो बात है, बाद में उन्होंने साफ साफ माफ़ी मांग ली है। लेकिन ज़रा समझना चाहता हूँ कि माफी भर मांग लेने से काम चल जाता है क्या? विदेश की बात कर रहे थे, अचानक ये बात ध्यान आई, इसलिए मैं आपसे इस पर एक टिप्पणी चाहता हूं, फिर अंशु जी के पास आता हूं। देखिए राजीव जी, जो राम माधव ने गलती की असल में, जो बीजेपी के आज के परिवेश में क्षम्य नहीं है, उन्होंने सच बोल दिया। और ये मोदी जी बार बार कह चुके हैं, माननीय मोदी जी कह चुके हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, कई बार बोलो। और राम माधव ने असल में या तो रौले में आ गए, वो विदेश में उन्होंने एक भव्य मंच देखा, एक अच्छे उसमें थे डिस्कशन में, जब उनसे बिल्कुल पॉइंटेड प्रश्न पूछा गया कि कैसे इंडो यूएस रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जाए, तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र को वो छोड़ देते, क्योंकि जानते थे कि अगर सच बोलेंगे तो परेशानी हो जाएगी और झूठ बोलेंगे तो लोग उनको पकड़ लेंगे। क्योंकि मानी बात है कि सब चीजें, चाहे वो आपके एविडेंसेस हों, चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, चाहे डॉक्यूमेंटल एविडेंस हो, दोनों से प्रूव होता है जो राम माधव ने कहा वो बात सच है। भाई ये बात बिल्कुल सही है कि ईरान में जब सैंक्शन लगे उसके बाद आपने तेल खरीदना उनसे बंद कर दिया, जबकि वो सस्ता तेल आपको देता था। ये भी बात बिल्कुल सही है कि रूस से जो आप तेल खरीदते थे उसको आपने धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू कर दिया, जो अमेरिका ने कहा। फिर एक महीने उसने ब्याज बढ़ाई, आपके तेल की आयात बढ़ गई, और फिर आपने उनसे निवेदन किया अमेरिका से कि साहब फिर हमें अनुमति दे दीजिए। तो राम माधव ने झूठ नहीं बोला था, राम माधव ने गलती ये की कि उन्होंने सच बोल दिया था। लेकिन उससे हुआ क्या कि जो भारत के अंदर गोदी मीडिया है राजीव जी, उसका पिछले 1.5-2 महीने का जो नैरेटिव था वो बुरी तरह फेल हो गया। भाई जहां भी आपने गोदी मीडिया को सुना, गोदी मीडिया क्या कहता था? जब भी ये कहा जाता था कि आपने रूस से तेल खरीदना क्यों बंद कर दिया, वो तो आपको सस्ता देता था और रुपए में देता था, तो कहा नहीं नहीं हमने कहां तेल खरीदना कम किया। ये नहीं बताते थे कि जो तेल आप खरीदते थे उसका 1/3 आपने कर दिया था, और जब अमेरिका ने अनुमति दी तो उसको फिर आपने बढ़ा दिया था। लेकिन उसको छिपाने का जो प्रयास गोदी मीडिया करता रहा, उसको राम माधव की सच्चाई ने और सच बोलने के कारण उसको फंसा दिया। तो देखिए राम माधव को अब माफी मांगने से क्या होता है? देखिए यही जो समस्या आती थी राजीव, हम सोचते थे जब लोग कहते थे कि साहब राहुल गांधी बाहर जाके ऐसी बातें क्यों करते हैं। भाई अगर देखिए आप भी अगर राजीव जी जाएंगे किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में टॉक देने और आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो मानी बात है कि हमारा एक स्टैंड है। हम जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर आज जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान और डेमोक्रेसी पे एक खतरा मंडरा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर विदेश में हमसे कोई पूछे कि आपके देश में डेमोक्रेसी की क्या हालत है, हम कहेंगे साहब बहुत बढ़िया है। फिर आके आपके डिबेट में हम क्या जवाब देंगे? लोग कहेंगे कि अमेरिका में जाके कुछ और बोल रहे थे, यहाँ कुछ और बोल रहे हो। तो हमें सच बोलना पड़ेगा। अच्छा, सच बोलने के लिए राहुल गांधी को आप सूली पर चढ़ाते थे, वही बात राम माधव ने कहती तो माफी किस बात की मान रहे हैं? भाई सारे के सारे डॉक्यूमेंटल प्रूफ ये बता रहे हैं कि जो राम माधव ने अमेरिका के अंदर बोला वो सच बात थी। अच्छा, एक गलती और हो गई जो आपके यहाँ नीचे चल रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है, ये, क्योंकि राजीव जी मैं तो कानूनविद नहीं हूं, लेकिन अगर किसी को कानून का थोड़ा भी पता है, ये किसी भी प्रावधान में, किसी भी सैंक्शन के अंदर नहीं आता कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को 5 मई को आप पेड़ पे उल्टा लटका देंगे। भाई कसाब को भी तो आपने पेड़ पे उल्टा तो नहीं लटकाया था ना, 4 साल केस चला, फिर फांसी पे चढ़ाया। ये कौन सी कानून की धारा है? और देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, जो कानून बनाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं टीएमसी के लोगों को 5 तारीख को पेड़ों पे हम लटका देंगे। आप हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, आप बंगाल को हिंसा की तरह बढ़ा रहे हैं। तो देखिए राम माधव की मात्र एक गलती थी, जो चीज भारतीय जनता पार्टी में करना मना है, उन्होंने सच बोल दिया था, इसलिए शब्द उन्होंने वापस लेने पड़े। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सच बोला था, इसलिए जो उन्होंने किया, ही शुड हैव स्टूड बाय दैट।
जी, चलिए इससे भी बाहर निकलते हैं और सीधे अभी आपने ये उल्टा लटकाने वाली बात कही है, ज़रा उधर ही चलते हैं, यानी पश्चिम बंगाल चलते हैं। अंशु जी, पश्चिम बंगाल में किसका जोर है अंशु जी? हालांकि पश्चिम बंगाल से हैं हमारे साथी प्रफुल्ल कोलख्यान जी, ये बेहतर बताएंगे, लेकिन आप पश्चिम बंगाल से दूर बैठकर क्या देख रही हैं? क्योंकि दिल्ली में तो वही बताया जा रहा है जो वहाँ कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में उल्टा लटकाने वाली बात होती है, दिल्ली से गए हुए लोग कहते हैं कि उल्टा लटका देंगे। आज ममता बनर्जी ने सही कहा, उन्होंने इसका विरोध किया है पूरा कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा, यहाँ ये गुंडों वाली भाषा नहीं चलेगी, यहाँ धमकी चमकी से काम नहीं चलेगा, ये सब आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं है। लेकिन ओवरऑल कितना असर इन तमाम बयानों का, ऐसे बयानों का इस चुनाव पे पड़ सकता है, और इसमें कितना असर आम आदमी पार्टी में जो टूट हुई है उसका पड़ सकता है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है वो शायद यही है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव, और दूसरा जो ये आप पार्टी का ये पूरा ड्रामा हुआ है, ये पूरा नाटक हुआ है। पहले बात हम टीएमसी की ही करते हैं, बंगाल की ही करते हैं, तो मुझे लगता है कि बंगाल में भी पिछली बार की तरह इस बार भी खेला हो गई। जो पिछली बार जैसे दीदी ओ दीदी महंगा पड़ गया था, तो इस बार ए दीदी अपने लोगों को संभाल लेना, जो कुछ कहा गया है और जिस तरीके से उल्टा लटका देंगे, सीधा कर देंगे, ये बयान दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है ये धमकी से ज्यादा ये फ्रस्ट्रेशन में, घबराहट में और एक तनाव में दिए जाने वाले ये बयान है। ऐसे बयान ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं और तो कुछ नहीं करते, तो थोड़ा ठंडा पानी उनको पी लेना चाहिए। और दीदी ने तो बहुत अच्छा कहा आज, जिस तरीके से ममता जी ने यह कहा कि भाई दिल्ली में तो आपकी यमुना का क्या हाल हो रहा है, सबको पता है कि जब वहां छठ मनाने के लिए महिलाएं जाती हैं तो पूरी झाग ही झाग और वहां गंदा पानी होता है, उस यमुना के लिए तो आप कुछ नहीं कर पाए, और यहाँ पर आप हमारी गंगा में आके फोटो टूलते हैं। तो भाई फोटो खिंचाने का तो उनको बहुत ज्यादा शौक है अलग अलग एंगल से, तो ये तो खैर उनको मुझे लगता है कि थोड़ा माफ किया जा सकता है कि फोटो खिंचाए बिना तो उनका काम चलता नहीं है। लेकिन बड़े मुद्दे यहाँ पर हैं समझने वाले, वो ये है कि जो पश्चिम बंगाल है वो एक बहुत अलग तरीके का राज्य है। न वो बिहार है, न वो उत्तर प्रदेश है, न वो दिल्ली है, न वो हिंदी पट्टी के बाकी राज्य है, जो कि एक विभाजन की इनकी जो राजनीति है, जो हर जगह ये इस तरीके का चलाते हैं अपने गोबर पट्टी के राज्यों में, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और जिस तरीके से विभाजनकारी अपनी नीतियों को चलाते हैं। ये बंगाल में भी वही कुछ करने की कोशिश की इन्होंने बहुत कुछ ज्यादा, लेकिन बंगाल के लोगों ने इसको बहुत अलग तरीके से लिया। हो सकता है कि अगर ये इस तरह की बातें ना करते तो ममता बनर्जी के कुछ एक एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर भी हो सकता था, क्योंकि भाई एक तरह की थकान भी होती है कि किसी का इतना लंबा शासन हो तो थोड़ी नाराजगी भी होती है। लेकिन आपने यहाँ जो आकर एक गुंडों की भाषा की और यहाँ पर ऐसा इतने बुरी तरीके से चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स, सारे फोर्सेस लगा दिए, ऐसी छावनी बना दी यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है, पता नहीं कौन सा बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है या कौन सा इतना बड़ा खतरा है। आप मोटरसाइकिल पर चलने तक पर बैन लगा रहे हैं, ऐसा तो देश भर में कहीं नहीं हुआ। भाई आम लोग, जहां पर आम लोग रहते हैं, सबके पास गाड़ियां या उस तरह के पब्लिक वाहन तो होते नहीं है, वो बेचारे मोटरसाइकिल से ही चलते हैं। होता तो आप चुनाव क्षेत्र या मतदान की जगह पे आप रोक लगा सकते थे, आप शहर भर में मोटरसाइकिल पे चलने पर रोक लगा रहे हैं। इस तरह से आप छावनी बनाकर वहां की जनता को आपने एजिटेट कर दिया। तो मैं बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे बयानों में वहां लोगों की ये बातें सुन रही थी कि दीदी जो कुछ भी कर रही है, हमको आज एक आजादी है कि हम खुलकर अपना काम कर सकते हैं, हम सभी धर्मों का पालन कर सकते हैं, हमें किसी का डर नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी यहां पर आ गई तो ये सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएगी, हमारा सौहार्द खत्म हो जाएगा, हमारी एकता खत्म हो जाएगी, हमारी काम करने की आजादी खत्म हो जाएगी। और एसआईआर में तो जिस तरह से इन्होंने पूरी कोशिश की ही है, 34 लाख कितने लाख लोगों के इस तरीके से नाम काटे गए हैं और टारगेटेड नाम काटे गए हैं। सबको ही दिख रहा है कि मुर्शिदाबाद और जितने भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, किस तरह से वहां नाम काटे गए हैं और जो टीएमसी के वोट बैंक है उनका नाम काटे गए। लेकिन उनके इतना कुछ करने के बावजूद, ज्ञानादेश का पूरा अपनी मुट्ठी में कर लेने के बावजूद, आज तो ये सारी चीजें इनके साथ पार्टी की तरह खड़ी हुई नजर आती है, एक अलायंस के तौर पर।
लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी बंगाल की जनता ने अगर इतनी बड़ी संख्या में वोट किया है, तो ये ना समझे बीजेपी कि ये उनके लिए वोट किया गया है। दरअसल जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, उन्होंने एक तो अपने अस्तित्व के लिए यहां आकर वोट किया, और जो बंगाल के लोग रहते हैं उन्होंने अपनी एक बंगाली अस्मिता को बचाने के लिए, यहाँ के कल्चर को बताने के लिए, और बीजेपी का जो एक विभाजनकारी कल्चर है, जो एक गोबर पट्टी की राजनीति है, जो एक जिसे कहा जाए ना खोपड़ी खाली वाली जो राजनीति है ना, उसको वो नकार रहे हैं, और इसीलिए इतना बड़े संख्या में लोगों ने आकर के वोट दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहां पर दीदी हमारे लिए ठीक है, हमें बीजेपी वाला जो एक नॉर्थ इंडिया का जो एक कल्चर है, एक विभाजनकारी चीज है, वो यार नहीं चाहिए। मैं सयोनी घोष का एक वहां पर भाषण सुन रही थी, कितने अच्छे अंदाज में वो बात कर रही थी। वो आई और उन्होंने लोगों से कहा कि एक दीदी है, एक औरत होकर वो बीजेपी की हर चीज से लड़ सकती है, और उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है बंगाल की, कि हम यहाँ सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने वहां देवी स्तुति का भी गान किया, उन्होंने वहां जो है मुस्लिम धर्म की चीज का भी उन्होंने वहां पर गान किया, उन्होंने जो है वो पंजाबी उसकी जो सिख धर्म है उनकी भी गुरबाणी गाई, और सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी सोच है, ये सभी को साथ लेने की सोच है, वो सिर्फ दीदी के साथ ही चल सकती है, और अगर बीजेपी इसमें आई तो यहाँ खतरा होगा। तो आज बंगाल के लोगों के लिए यहाँ सिर्फ सरकार चुनने की बात नहीं है, पूरे देश को एक संदेश देने की भी बात है। सिर्फ सरकार यहाँ नहीं चुननी है, यहाँ पर एक सांप्रदायिक, एक धर्म के नाम पर एक जो विभाजनकारी राजनीति पूरे देश भर में चल रही है, और जो वो लोगों का उल्लू बनाकर उनको बांट कर अपनी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब शायद बंगाल से ही आएगा। और अगर नहीं आता है, नहीं किस लिए आएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हर जगह देखा गया है कि कैसे ज्ञानादेश का इस्तेमाल होता है, कैसे एसआईआर में वोट काटे गए हैं और कैसी चीजें हुई हैं, अगर इनकी ये सारी तिकड़ में ये षड्यंत्र जो ये इस तरह से सोच रहे हैं, अगर वो चलते हैं तो भी एक बहुत बड़ा इसमें संदेश जाएगा। पर जहां तक मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा ममता बनर्जी को यहाँ पर हरा पाना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ अब एक लार्जर नैरेटिव की, लार्जर पर्सपेक्टिव की बात हो गई है कि आप बीजेपी जो पूरे देश को इस तरीके से कब्जा करने में लगी हुई है, अपने अगर कहा जाए कि सभी संस्थानों के ऊपर कब्जा करके और गलत तरीके से, तो उसका जवाब क्या पश्चिम बंगाल से आएगा। उसकी जो भद्रलोक की जनता है, उसकी जो एक समझदार जनता है, जो ये जानती है कि हमारे लिए बीजेपी एक खतरा है। दीदी कुछ भी करे या दीदी के में हमें थोड़ा अगर सेटिस्फेक्शन नहीं भी है, तो हमारे लेकिन अस्तित्व के लिए और हमारी एक बंगाली जो स्वाभिमान है उसको जीवित रखने के लिए दीदी ही ठीक है, और शायद दीदी दोबारा आए। तो ये बहुत एक बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश की गई है। और जहां तक आप पार्टी की बात है, जिस तरह से ये सारे चले गए साथ के साथ इनके राज्यसभा के सांसद, तो कई लोग इसमें बहुत विलाप कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, या बीजेपी की इस लोटस जो कहा जाता है एक तरीके से कि वो अपना षड्यंत्र कर रहे हैं या ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं और बीजेपी को गालियां दे रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी को गालियां देने से ज्यादा आपको इसमें उनको घेरना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की तो नीति साफ है, उनकी तो नीति नियत एकदम क्लियर स्पष्ट रहती है कि भाई हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही साथ में लेते हैं, हम खरीदते हैं, हम धमकाते हैं, हम सीबीआई ईडी सब चीज का प्रयोग करते हैं और हम हर साम दाम दंड भेद लगाते हैं। हमारी तो नीति स्पष्ट है। लेकिन बात यहाँ आपकी नीति की है, आप कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं। नहीं, मैं आपकी नीति की बात नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था इसका कितना असर पड़ने वाला है पश्चिम बंगाल के चुनाव पे। ये जो आपका हुआ है, देखिए इसका जरूर जनता इस बात को समझ रही है कि बीजेपी ने आज सारी चीज को एक खिलौना बना लिया है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास ईडी सीबीआई इन सब का डर दिखा करके आप लोगों को भयाक्रांत करके और सारी एजेंसियों के माध्यम से और अपने धमकियों से और पैसे के माध्यम से आप ये सारी चीजें करते हैं। तो इससे तो और उल्टा इफेक्ट जाएगा, बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा। कि अगर आप अब देखिए ना, राज्यसभा में भी अगर वो अपनी पूरी मेजोरिटी बना लेंगे तो सारे बिल वो ऐसे पास करा लेंगे। धीरे धीरे सारे क्षेत्रीय दलों को मारते जा रहे हैं, उनका अस्तित्व खत्म करते जा रहे हैं।
तो ये जनता इस चीज को देख रही है कि अगर इस तरीके से एक अधिनायकवाद अगर बीजेपी का इससे जन्म लेता है तो उसका तो जवाब कहीं से आना है, तो वो पश्चिम बंगाल से क्यों ना आए। तो बीजेपी को ये सारी चीजें करना अभी चुनाव के मौके पर ये भारी पड़ेगा कि आप किसी भी पार्टी को इस तरह से तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने हैं तो आप ये कर लेंगे। जब बिहार की बात आती है तो सामने आप नीतीश कुमार को करके सीएम का चेहरा बना के चुनाव लड़ते हैं, फिर 6 महीने बाद उनको साइड हटा देते हैं और अपना खड़ा कर देते हैं। आपकी ये बेईमानियां, शैतानियां, आपके ये सारे प्रपंच नजर आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की जनता तो बहुत समझदार है, वो इसको बिल्कुल मैसेज को रीड कर रही है, रीड करेगी और देखिएगा कि दूसरे जो फेज में है ये उनको बीजेपी को और उनके लिए मुश्किल ये पड़ने वाला है। तो ये आपको इस तरह डालने का भले ही वो तात्कालिक रूप से बीजेपी के लिए फायदा हो, वो तो सभी को ऐसे करते हैं, वो तो महाराष्ट्र मॉडल भी करते हैं, बिहार मॉडल भी करते हैं, हरियाणा मॉडल भी करते हैं, दिल्ली मॉडल भी करते हैं, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात यहाँ पर वोटर्स के समझने की है और पश्चिम बंगाल के वोटर्स बहुत समझदार हैं और वो समझ गए हैं कि ये जो ऑपरेशन लोटस किया गया है आप पार्टी में, वो धीरे धीरे सारी रीजनल पार्टी को खत्म करके, नेस्तनाबूद करके और उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए चीजें की जा रही है। मुझे लगता है कि इसका जबरदस्त जवाब आना चाहिए पश्चिम बंगाल। जी, जवाब आना चाहिए। जरा प्रफुल्ल जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में और उसमें भी ममता बनर्जी, आपने देखा कि उल्टा लटकाने वाली बात जब इन्होंने कही, न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि उसके बाद भी उन्होंने जनसभा में भी कही है। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि इसके बाद क्या परिस्थितियां वहां की बदली हैं, लेकिन पहले ज़रा ममता बनर्जी इस पर क्या जवाब दे रही हैं, ज़रा इसको सुन लीजिए। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और काल हो गया, आउट जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाकी जो है आप लोगों को करना है, 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया, बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। तुमको चुरा देंगे, तुम खाना बनाओ, क्या मतलब इसका? चूल्हा देंगे, चूल्हा चुल्हा देंगे, अच्छा, जिस पर खाना बनता है। हाँ। तो चूंकि गैस का अकाल है अभी ना, तो उनको गैस यहाँ से तोहफा दिया जाएगा ताकि आप खाना बना सकें। देखिए सर, सभी को नमस्कार। असल में उन्होंने जो कहा है उल्टा लटकाने वाली बात, ये बयान तो उन्होंने पहले ही दिया था। ममता बनर्जी जनरली लेट रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो तुरंत का तुरंत तुर्की बतुर्की जिसको बोलते हैं वो बयान दे देती है। लेकिन ये बयान थोड़ा विलंबित बयान है, उसका कारण है ममता बनर्जी शायद ये चाह रही थी कि ये बात इलेक्शन के मामले में आई गई हो गई, बल्कि निपट जाए। लेकिन ये तो तय है कि ममता बनर्जी भी इस बात को समझ रही है कि इसके बाद सत्ता उनकी आएगी। और जिस प्रकार का वातावरण यहाँ बनाया गया है, पोस्ट पोल वायलेंस के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है। तो अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी अगर जीतती है तो, और जीतेगी, हमारे मन में शंका हो, ममता बनर्जी के मन में कोई शंका नहीं है। उसके बाद उनके जो गुस्साए हुए समर्थक हैं, वे जब भाजपा समर्थक पर न टूट पड़े, इसलिए उन्होंने 2 बयान दिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि गृह मंत्री ऐसा हिंसक बयान कैसे दे सकते हैं, हम केस करेंगे। यानी कि अपने समर्थकों को भी उन्होंने मैसेज दिया है कि इस तरह का बयान न सिर्फ गृह मंत्री भी नहीं दे सकते हैं, हम भी नहीं दे सकते हैं, आप भी ना देखिए। तो पोस्ट इलेक्शन जो वायलेंस है उसको मैनेज करने के लिए गवर्नेंस की तरफ से उनका ये दिया गया बयान है, ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान नहीं। अमित शाह को, इनको भी लोग बार बार हम लोग कहते हैं कि बंगाल को समझना बड़ा मुश्किल है। 1905 में अंग्रेजों ने बंग भंग किया था। हिंदू मुसलमान कार्ड खेलना सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था और अंग्रेजों से उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, उन्होंने सीख लिया। 1905 में बंग भंग किया, लेकिन 1911 में जाकर के उन्हीं अंग्रेजों को बंग भंग रद्द करना पड़ा। और वे समझ गए कि पश्चिम बंगाल में अगर उनकी राजधानी रहती है तो राजनीति उनके लिए इस तरह की राजनीति कम से कम बहुत भयावह होगी। और ये यहाँ से दिल्ली अपनी राजधानी लेकर चले गए। तो
उसमें में जो लॉर्ड कर्जन और तमाम लोगों की जो राजनीति थी, क्योंकि वो राजनीति तो करते ही थे, ये बात इनको याद नहीं, इनको सिर्फ अंग्रेजों का दिया हुआ हिंदू मुसलमान विभेद ही याद है। और किस प्रकार उसके बाद ये यहाँ पर जाने के बाद जो यहाँ नवाबी व्यवस्था उन्होंने की कायम हुई और उसकी तमाम तरह की भूमिका हुई, पलासी वगैरह, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें जो दीदी ने संकेत किया, ममता बनर्जी ने, वो संकेत पढ़े जाने लायक है। अभी जो चुनाव हो रहा है वो मुख्यतः बंगाल प्रेसिडेंसी का चुनाव है। इसमें इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल लोगों को अच्छा नहीं लगता। हालांकि भाषिक डिटोरिएशन, लिंग्विस्टिक अप्रोच सभी जगह डिटोरिएट किया है, इस बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह की भाषा हम का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, हम शासन प्रमुख से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ममता बनर्जी खुद बहुत टफ भाषा बोलती रही हैं, उसको भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। और लेकिन धीरे धीरे ऐसी टफ भाषा बोलने की छूट उसी को होती है जो थोड़ा साधु संत टाइप का आदमी होता है, वो इस तरह की बात बोलता रहता है। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी का इस तरह का बयान और इतनी आपाधापी, इतनी फोर्स लेकर के जो वातावरण बना है, तो 29 तारीख की तैयारी पूरी तरह से तेजी से चल रही है और ये बहुत ही क्रूशियल होगा। और क्योंकि 152 तो हो चुका है और 142 इसमें होना है, तो इसमें जैसे मान लिया कि नदिया है, उत्तर 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना है, हावड़ा, हुगली, सभी जगह जो है प्रेसिडेंसी के इलाके हैं वहां पर है। अब ये गंगा घाट चले गए, इन्होंने कितना गलती मैसेज दिया। इनको ये लगने लगा वहां जाकर के जैसे मोदी जी जाते हैं विदेश तो वहां भारतीयों को संबोधित करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डायस्पोरा क्रिएट करते हैं, डायस्पोरा को संगठित करने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, यहाँ अमित शाह क्या बिहार और उत्तर प्रदेश का डायस्पोरा खोजने के लिए गंगा घाट चले गए? यहाँ लोगों को हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाकर के डायस्पोरा खोज रहे हैं। आप हुगली में नौका विहार भी करते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, और ऊपर से क्या क्या इस शहर के बारे में आपने कह दिया। जो पश्चिम बंगाल को अगर कोई ये कहे, कलकत्ता शहर को अगर ये, राजीव गांधी ने एक बार बहुत हल्के अंदाज में ये बात कह दी थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब, कलकत्ता के बारे में, कि ये एक डाइंग सिटी है। वो कुछ इसका भला, कुछ विकास की बात कर रहे थे। हमारे पास उसमें में रोड सिर्फ 6% की जमीन पर रोड था, तो दिक्कत थी, बिजली कटता था, तो उन्होंने अपने अंदाज से विकास के लहजे में कह दिया था। उन्हें भी नहीं पता था कि इतना जबरदस्त रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन आज तक जिंदा है कि ऐसा कहा गया। आप इसको सिटी ऑफ जॉय कहा गया, उसको आप ये बोल रहे सिटी ऑफ स्लम्स, नर्क। आपने देखा कहाँ कलकत्ता को? कलकत्ता को तिलोत्तमा कहते हैं हम लोग, तिल उत्तम तिलोत्तमा। तो ये अलग प्राइड है। आपने जादवपुर यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया। देखिए, ये जेएनयू पर आपने अटैक किया, उसके पीछे कोई जातीय प्राइड नहीं है, उसमें कोई राष्ट्रीयता का प्राइड नहीं है। वो दिल्ली के बारे में आप हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जादवपुर के साथ एक जातीय भाव भी है, एक जातीय प्राइड भी है। अनावश्यक रूप से क्या जरूरत थी कि आप जादवपुर के छात्रों को या जादवपुर विश्वविद्यालय को आप हेय करें, उसकी चर्चा आप जो है सो बिल्टिल करें, आप उसको कहें युवाओं के प्रवृत्ति को। पश्चिम बंगाल के युवा का भाव अभी भी अड्डा कल्चर जिंदा, ये कब समझेंगे? किसी को एक इंजेक्शन की जरूरत होगी, उस समय अपने जो राजनीतिक सपोर्टर है वो हमेशा यहाँ के लोगों के साथ खड़े होते हैं। यहाँ का जो राजनीतिक संगठन है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, बल्कि सोशल चेंजिंग भी करता है, वो सामाजिक श्रृंखलाओं का भी निर्माण करता है। तो यहाँ की राजनीति से सीखने के बजाय यहाँ आकर के सिर पटकना या इस पर चोट करना बार बार, यह सही नहीं है। और मुझे तो पूरी आशंका है सर, अवश्य आप जो कहिए गलत ठहरा दीजिए या जो भी लोग कहे, आक्रामकता के कारण और इतनी सारी सेना और इतने सारे केंद्रीय अभियान को लोगों ने यहाँ देखा कि जैसे भारत सरकार का अभियान पश्चिम बंगाल पर है, पश्चिम बंगाल की जनता और पश्चिम बंगाल की सरकार पर है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी के जो भी तत्व थे वो लगभग दब गए हैं, और जो निकल बचे हैं, जो अभी भी कायम है, तो उन्होंने एक विकल्प के रूप में कांग्रेस और लेफ्ट को तलाश लिया है। इसलिए इनका सीट घट के वो सीट लेफ्ट और कांग्रेस को जाएगा ही जाएगा। इसलिए मैं फिर दोहराऊं, मुझे जो लगता है
हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि सत्ता के लिए, गद्दी मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई नहीं है, सत्ता के लिए लड़ाई नहीं है, वो तो टीएमसी को मिलनी है। लड़ाई है दूसरे स्थान पर आने की। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थान को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अकेले हो सकता है वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो जाए, लेकिन अगर सीपीएम यानी वाम और कांग्रेस का कोई गठबंधन पोस्ट अलायंस होता है, पोस्ट इलेक्शन कोई अलायंस होता है, तो वो गठबंधन उनसे बड़ा हो गया, यानी कि सीपीएम, वामफ्रंट और कांग्रेस को मिला जुला जो वोट होगा वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर इजाजत दे तो, देखिए बंगाल और पंजाब कटा था, और बंगाल अभी जो है सो साइक्लिक रिवर्सल हो रहा है। आम आदमी पार्टी का उत्थान ही हुआ था कांग्रेस के उत्थान, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए। आज आम आदमी पार्टी जा रही है, इसका अफसोस चाहे जो भी करें हमें, वो एक राजनीतिक प्रयोग था, वो प्रयोग फेल हो चुका। आज आम आदमी पार्टी जा रही है, और पंजाब भी उतना ही दर्द सहा है जितना पश्चिम बंगाल ने सहा है, विभाजन का दर्द। तो आप पश्चिम बंगाल को भी उथल पुथल मचा रहे हैं, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है, और पंजाब को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है ठीक इस समय में। इसके संकेत बहुत गहरे हैं, घातक हैं, जिससे इनके बहुत ही घातक इरादों का ये प्रमाण संकेत मिल रहा है, लक्षण दिख रहे हैं। इसलिए जनता इस बात को भी देख रही। इस बहुत चौंकाने वाली खबर है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिस ढंग से डिस्टर्ब किया गया, और जिसका असर पंजाब पर जाएगा। पंजाब में 2027 में चुनाव। सर जी चलिए देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, अमलेंदु जी के पास आते हैं, समय खत्म हो चुका है। लेकिन अमलेंदु जी, जरा आपसे समझूं कि क्या जो बातें हो रही हैं, और ख़ासकर बंगाल को लेकर जो बात हो रही है इसमें, और जिस ढंग से आक्रामक रवैया बीजेपी अपनाई हुई है, और ममता बनर्जी को पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि उन पर उनका जो पलटवार है, चाहे वो अमित शाह पर हो या नरेंद्र मोदी पर हो, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया है उनका पलटवार भी। बातें बिल्कुल क्लियर कट बोल रही हैं। पहले थोड़ा सा उसमें वो रुकने की कोशिश करती थी, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करने से बचती थी, लेकिन अब वो बच नहीं रही हैं, सीधे बोल रही हैं। क्या मायने निकाले जाए इसके? राजीव जी, इसके लिए भी मोदी जी और अमित शाह जी धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी ममता बनर्जी की भाषा भी जो है वो इस तरीके की हो रही है, क्योंकि राजीव जी मोदी जी जब से आए हैं राजनीति में, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं, और इतने अच्छे प्रयोग किए हैं कि पूरा राजनीति का स्तर ही बदलता चला जा रहा है। अब दूसरे की मजबूरी हो जाती है कि अगर नीचे उतरकर और इस तरीके से जवाब ना दिया जाए तो लगता है जैसे वो हार रहा है। अब मोदी जी की टक्कर के नेता कन्हैया कुमार हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर जो है कहाँ जा रहा है। तो ये राजीव जी उसकी बातें हैं, खैर तो स्तर से अलग है। लेकिन ममता बनर्जी पहले भी आक्रामक रही है, ऐसा नहीं है पहले आक्रामक नहीं रही है, लेकिन अब जो ममता बनर्जी प्रहार कर रही हैं, या जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनौती दे रही हैं, वो राजीव जी बहुत ज़रूरी है। और मुझे कर्नाटक का राजीव जी वो याद आता है चुनाव, वहाँ मोदी जी गए थे और सिद्धारमैया के लिए उन्होंने सीधा रुपया कहा था, और उसके बाद सिद्धारमैया ने जो था 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस जो था वो मोदी जी को भेज दिया था। उसके बाद फिर मोदी जी के मुंह से सिद्धारमैया का सा नहीं निकला है, आज तक नहीं निकला है। तो यही राजीव जी आज जो ममता बनर्जी ने सीधे सीधे चुनौती दी है अमित शाह जी को, कि आप देश के गृह मंत्री होते हुए आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जबकि आपके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री का मतलब कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और अगर आंतरिक सुरक्षा मंत्री जो है वही इस तरीके की भाषा बोलने लग जाए और गुंडागर्दी पर इस तरीके से उतर आए, तो इसका मतलब राजीव जी अराजकता आ चुकी है देश के अंदर, फिर यही समझा जाएगा। और इस पे वो उन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। अब कानून क्या करेगा वो तो राजीव जी हम लोग देख ही रहे हैं, कानून क्या कर रहा है, कानून कितना जो है हो रहा है। और अगर बंगाल में 91 लाख लोगों के नाम कट गए तो कानून की मदद से ही हटे हैं, कानून के संरक्षण से ही हटे हैं, तो कानून क्या करेगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी एक चुनौती ममता बनर्जी ने दी है, और मुझे लगता है कि इस चुनौती का कुछ ना कुछ असर होना चाहिए। अब अमित शाह जी कब तक रहते हैं वो अलग है, हालांकि अभिषेक बनर्जी जो है उन्होंने चुनौती दी अमित शाह जी को कि भाई आप 4 मई को बंगाल में रहिएगा, और उसके थोड़ी देर बाद ही अमित शाह जी ने एक चैनल से बात करते हुए बोल दिया कि 4 मई को मेरी यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यानी राजीव जी अगर 4 मई को आपकी आवश्यकता नहीं है तो आप समझ चुके हैं कि काम क्या है। और जैसा मैंने कल भी कहा था, बार बार फिर यही कह रहा हूँ कि अगर अमित शाह जी को राजीव जी कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है पहले चरण के मतदान के बाद, अभी तक तो अमित शाह जी ने कहीं भी पहले चरण के मतदान के बाद राजीव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, बिहार में भी नहीं की थी, अभी हाल ही में निकला है। तो
तो अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और ये कहना पड़ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो अफवाह फैला रही है और गलत सूचनाएं फैला रही है, तो आप समझ सकते हैं राजीव जी की जो र्यूमर स्प्रेडिंग संघ कहलाता है, अगर उसके जो है एक प्रतिबद्ध स्वयंसेवक जो हैं वो अगर ये कहें कि दूसरी पार्टी र्यूमर फैला रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हताशा का माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा जाता है। तो मुझे लगता है राजीव जी की जो ममता बनर्जी ने आज जिस तरीके से चेतावनी दी है, आप चुनौती भी कह सकते हैं, और ये निश्चित तौर पे देश की राजनीति में भूचाल लाने वाली चीज है राजीव जी जी, देश की राजनीति में हो सकता है ये भूचाल लाए जा। एक छोटा सा कमेंट चाहता हूँ अंशु जी आपसे भी जल्दी से। ओवरऑल अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के फर्स्ट फेज को आप कैसे देखती हैं, फर्स्ट फेज के मतदान को, जिसमें दावा कर रहे हैं अमित शाह की 110 सीटें आएंगी और ममता बनर्जी को भी आपने सुन लिया, वो कह रही हैं 100 सीटें आ गई हमारी। जी देखिए, बीजेपी, अमित शाह, ये लोग जो दावे करते हैं, ये जो दावे होते हैं कि ये सारी अपनी तैयारियां करके रखते हैं षड्यंत्र की, चाहे वो ज्ञानादेश है, चाहे वो एसआईआर में नाम काटने की बात है, अपने जो सारा ये तंत्र जो अपने इस्तेमाल करते हैं उसको जस्टिफाई करना होता है इनको, और ये इस तरीके से चीजों को बताना होता है। लेकिन वहां ऑन ग्राउंड जो देखा जा रहा है, जो चीजें देखी जा रही हैं, वो इनके खिलाफ है बहुत सारी पश्चिम बंगाल की जनता। आप ऐसा नहीं होता तो शुभेंदु अधिकारी को, इनके बहुत सारे नेताओं को बीजेपी की दौड़ा दौड़ा के वहां पे जनता मारती नहीं। वहां जनता कह रही है हमें नहीं चाहिए बीजेपी, हमको इनकी विभाजनकारी नीति नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर अपनी चैन से रोटी खानी है, हम यहाँ पर, जी हाँ, हमको यहाँ पे चैन से रोटी खानी है, हमको यहाँ पर डंडा झंडा उठाकर ये सारी चीजों में नहीं आना है। पश्चिम बंगाल इस तेवर और इस सोच का राज्य नहीं है। तो ये चीजें और ज्यादा गहरा गई हैं, और एसआईआर के जरिए घुसपैठियों की बात करके और इन सारी बातों को बात करके जो प्रोपेगेंडा फैला करके ये सारी चीजें की जा रही है, वो पश्चिम बंगाल की जनता उसको अच्छी तरीके से समझ रही है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज में ये कुछ भी दावे कर ले, हमें 90 मिल रही हैं, 100 मिल रही हैं, कितनी भी मिल रही हैं, मैक्सिमम इनका होगा कि इनका शायद पिछली बार से थोड़ा प्रदर्शन बेहतर हो जाए, क्योंकि इन्होंने इतना चीजें तो इनके हाथ में है। अब बाकी तो ये देखने वाली बात होगी कि इन्होंने जितना भी अपने षड्यंत्र लगाए हैं उसका क्या परिणाम होता है। लेकिन जिस तरीके से वोटर निकल के बाहर आया है और जो उसका पूरा मूड वहां पर जो भापा गया है और सारी चीजें देखी गई हैं, तो वो पूरी तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए यहाँ पर जनता आई कि नहीं, आप अपने नॉर्थ इंडिया में रहिए, आप गोबर पट्टी में रहिए, वहीं पर सब कुछ कीजिए। ये जो है बंगाल जो है वो भद्रलोक का राज्य है, बंगाल से पूरी देश को मैसेज जाता है, और ये यहाँ एक बौद्धिक लोगों का ये राज्य है। यहाँ आपकी विभाजनकारी जो राजनीति है वो उसकी जगह नहीं है। भले ही ममता दीदी से हमारे कोई मतभेद हो सकते हैं या कोई तरह की परेशानी या कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन आपके सामने आपकी तुलना में वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम हमारे लिए कर रही हैं। तो हमें आपकी ये राजनीति यहाँ पर नहीं चाहिए। ये क्लियर मुझे लग रहा है कि संदेश जनता ने फर्स्ट फेज में दिया, और सेकंड फेज में तो इससे भी ज्यादा बढ़ के आने वाला है। जी 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 बिल्कुल जी। प्रफुल्ल जी, सेकंड फेज के लिए भी आप बता भी रहे थे, सेकंड फेज के लिए बहुत यहाँ क्या अभी आज 25 तारीख है, 26, 27 2 दिन और चुनाव प्रचार होना है, बिल्कुल गहमा गहमी है। आप खुद ही कह रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ममता बनर्जी रिपीट नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी बीजेपी कहाँ दिखाई देती है आपको? शहर में, गांव में, कहाँ जो दावे हैं उन दावों के आधार पे? जी, इनका जो दावा है और परफॉर्मेंस है पिछली बार का, वो वहां पर है जहां पर बंगाली जो जातीयता है, प्राइड है, उसका जो इतिहास है, उसका उतना प्रभाव नहीं है, और जहां पर उन्होंने दरारें पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि जैसे कामतापुरी कह लीजिए या कुछ बिहार कह लीजिए, उसमें और बंगाल के इधर जो प्रेसिडेंसी एरिया के जो बंगाली हैं उनमें अंतर है, फर्क है। तो उसको इन्होंने कुरेद कर चौड़ा किया है, और ये जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर नवजागरण का उतना जबरदस्त प्रभाव नहीं है, मैं कह रहा हूँ प्रभाव सभी जगह है, लेकिन जहां उतना जबरदस्त प्रभाव नहीं है,
उस इलाके में थोड़ी सी बहुत इनको बढ़त हासिल हो गई है, उसका इसका चुनाव हो गया। लेकिन अभी जो चुनाव होने हैं इसमें 10-15 सीट से अधिक का इनका इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता है कि इनको मिलेगा। हो सकता है 24 परगना में कुछ सीट मिल जाए, कुछ इधर उधर मिल जाए, लेकिन वो कैंडिडेट के ऊपर होगा। इनका अपना राजनीतिक प्रभाव होगा, अपने कार्यकर्ताओं को चंगा कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल को लेकर के इनको बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है इनके मन में। तो यहाँ यहीं से इनका विदाई संगीत लिखा जाएगा और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसा कि अंशु जी ने कहा वैसा नहीं है कि यहाँ की राजनीति यह नहीं कह रही है कि ये यहाँ से चले जाए गोबर पट्टी में जाकर के कुछ करें, बल्कि ममता बनर्जी ने तो बहुत क्लियर कट कहा है कि दिल्ली में भी यहाँ के परिवर्तन के बाद, परिवर्तन यहाँ के सत्ता के बाद, चुनाव के बाद दिल्ली में परिवर्तन की तैयारी उसकी कोशिश की जाएगी। तो अब राजनीति ठीक है कि उनके बयानों को हम कई तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तो बीच मैदान में है, देखा जाए। हम उम्मीद करते हैं, हमारी उम्मीदें यही है। यह भी होता है कई बार हमारे विजडम भी हमारे कंक्लूजन को प्रभावित कर देते हैं, ऐसा भी होता है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उससे बहुत बचाने की कोशिश की है। अपना विजडम एक तरफ, जो फैक्चुअल पोजीशन है वो यही है कि सेकंड पोजीशन की लड़ाई है। जी सेकंड पोजीशन की लड़ाई, कौन आगे कौन पीछे। फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी ममता बनर्जी दिखाई देती हैं प्रफुल्ल जी के हिसाब से, और लगातार वहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही